Hello gentlemen, how you all doing? This is Kishan Singh and I have cleared CDS 3 out of 3 times and I'm here to help you in your CDS preparation. So आज हम अपने पॉलिटी का 10th लेक्चर पढ़ेंगे जो कि है आपका यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनियन गवर्नमेंट यानी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये आता है आपका पार्ट 5th। अभी तक हमने पार्ट 4th तक पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 5th। ठीक है, पार्ट 5th यूनियन गवर्नमेंट हमारी कहाँ से कहाँ तक आती है? ये आती है अंडर आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक। ठीक है, तो इस यूनियन गवर्नमेंट के पार्ट्स क्या क्या है? देखो, इस जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, उसमें पार्ट होते हैं आपका एग्जीक्यूटिव, जो कि आता है आपका आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक। देन लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 122। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव यानी मैंने आपको बता रखा है पहले, जो कि लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। लेजिस्लेचर जो कि लॉ को बनाते हैं, यानी आपका इसमें पार्लियामेंट आ जाएगा। ठीक है, और फिर आपकी आता है जुडिशरी, आपके कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ये आता है आपका आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक। देन फाइनली आपका आता है कैग, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आता है आपका आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि यूनियन गवर्नमेंट के 4 पार्ट है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और कैग। ठीक है, ऑलराइट। फिर देखो, यहीं पर मैं आपको बताता हूँ। फिर जो आपका यूनियन यूनियन वाला पार्ट, यूनियन एग्जीक्यूटिव है ना, यूनियन में जो एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट है, यूनियन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव ये मैंने आपको बता दिया आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक होता है। इसमें इसका पार्ट कौन कौन है? इसका पार्ट है आपके प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट, आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अभी आगे सब देखेंगे क्या है ये, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एंड आपके जो 5th पार्ट है आपका, वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सब हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं। ठीक है, तो हम आज जो अपना ये लेक्चर ले रहे हैं बॉटनी का, ठीक है, इसमें हम यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट की बात करेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हमारे प्रेसिडेंट साहब के बारे में। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आज हम पढ़ेंगे क्या? प्रेसिडेंट, क्योंकि इसके काफ़ी सारे पार्ट हैं, वो अलग अलग वीडियोस में लेंगे। सबसे पहले आज हम यूनियन एग्जीक्यूटिव वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अपना प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो देखो, प्रेसिडेंट साहब जो होते हैं आपके, वो होते हैं हेड ऑफ स्टेट, आपकी कंट्री के हेड होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड। मैंने आपको बताया था ना, रियल एग्जीक्यूटिव हेड यानी आपका जो प्राइम मिनिस्टर और उनके साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, बेसिकली वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बेसिकली आपका रियल एग्जीक्यूटिव हेड, या फिर आप सिंपली कह सकते हो जो प्राइम मिनिस्टर है वो रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, क्योंकि पॉलिसी को फ्रेम करना, ठीक है, बेसिकली वो उन्हीं उन्हीं लोगों का काम होता है। और क्या बोलते हैं, जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ चीज़ों में हामी भरते हैं कि ठीक है, हाँ इसको लागू कर देते हैं, हाँ इसको ये कर देते हैं। बेसिकली जो रियल एग्जीक्यूटिव है, जो वाकई में पॉलिसीज ला रहे हैं, ठीक है, जो वाकई में कह रहे हैं प्रेसिडेंट साहब को कि आप ऐसा करिए, आप इसमें आपको हम एडवाइस दे रहे हैं, आप ऐसा करिए, ठीक है, वो है आपके प्राइम मिनिस्टर और उनका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो। ठीक है, प्रेसिडेंट सिर्फ क्या करते हैं, प्रेसिडेंट सिर्फ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है। ठीक है, वो बस अपनी वो देते हैं, हामी देते हैं या एसेंट देते हैं किसी चीज़ को कि हाँ इसको लागू कर दिया जाए। ऑलराइट, ओके। फिर आते हैं आपके जो प्रेसिडेंट होते हैं, सबको पता है कि प्रेसिडेंट फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। और आपके प्रेसिडेंट जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। ठीक है, ऑलराइट। फिर देखो, एक बात लिखना प्रेसिडेंट साहब के बारे में, प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटेग्रिटी
एंड सोलिडेरिटी ऑफ द नेशन। सो प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे, ही एक्ट्स एज अ और शी एक्ट्स एज द सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड सोलिडेरिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड सोलिडेरिटी को बेसिकली वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऑलराइट। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने आर्टिकल से। तो देखो आर्टिकल 52 क्या कहता है, यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ मैं। आर्टिकल 52 कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ही शैल बी द हेड ऑफ द स्टेट। जो आपका आर्टिकल 52 है ना, वो बताता है कि आपके देश में प्रेसिडेंट होगा, यानी ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बारे में बताता है कि आर्टिकल 52 के अंदर में देश का एक प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, आर्टिकल 53 क्या कहता है, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन, ठीक है, शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट एक्सरसाइज बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू द ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम who give aid and advice to the president for exercise of powers। तो देखो वही बात आ गई ना, एग्जीक्यूटिव पावर्स बेसिकली जो आपके इम्प्लीमेंटेशन की पावर है लॉज के, क्या ये लॉ इंप्लीमेंट करना है, ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है, जो पावर्स है ना, ठीक है, यूनियन की, आपके सेंटर की, वो बेसिकली प्रेसिडेंट यूज करता है। ठीक है, वो बेसिकली प्रेसिडेंट के हाथ में है। ऑलराइट, प्रेसिडेंट बेसिकली फाइनल उस पर अपनी एसेंट देता है कि हाँ भाई इसको लागू कर लो। एक्सरसाइज बाय हिम आइदर डायरेक्टली, ठीक है, या तो वो डायरेक्टली इनको बेसिकली लागू करता है, ठीक है, अपने थ्रू, या फिर थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम, यानी बेसिकली जो उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, सबऑर्डिनेट ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम होते हैं बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जो कि उसको बेसिकली मदद करते हैं, हु गिव एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट फॉर द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स। अभी आप आगे जाके देखोगे कि डिफरेंट आर्टिकल्स है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बेसिकली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो आपके प्राइम मिनिस्टर है, वो जो भी अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ डिसीजन लेगा वो प्रेसिडेंट को बताएगा, और किस तरीके से जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को कि आप इस तरीके से इस पावर का यूज करिए। ठीक है, तो इसमें आपको इतना याद रखना है, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। ठीक है, आपको बेसिकली इतनी बात याद रखनी है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर होंगी, ठीक है, या मैं यहाँ पर लिख दूं, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन प्रेसिडेंट के नाम पर यूज करी जाती है, प्रेसिडेंट के नाम पर यूज करी जाती है, बस प्रेसिडेंट तो उसमें बेसिकली हामी भर रहा है। ठीक है, फिर आता है आपका आर्टिकल नंबर 54। ठीक है, आर्टिकल नंबर 54 में लिखा हुआ है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, ठीक है, उसके बारे में लिखा हुआ है। देखो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ये बात हम सब जानते हैं कि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो हम आप जो नॉर्मल सिटीजन हैं, ठीक है, वो वोट करने नहीं जाते हैं। अमेरिका में क्या होता है कि हर एक सिटीजन जो है वो वोट करता है प्रेसिडेंट के लिए, बट हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमारे देश में इनडायरेक्ट इलेक्शन है, यानी जिन लीडर्स को, ठीक है, हम लोग चुनते हैं, ठीक है, वो लीडर्स जो है बेसिकली, जैसे कि आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, ठीक है, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, ठीक है, ये लोग क्या होते हैं, ये लोग वोट देके जो है वो इलेक्शन को, जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग वोट नहीं देते हैं, इसलिए इस इलेक्शन को हम कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है ना, ठीक है, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, जो जो पार्टिसिपेट करते हैं ना इसमें, बेसिकली उनके टोटल एक आप कह सकते हो ग्रुप को हम कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, इसे हम इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं। ठीक है, इस इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर में कौन कौन आता है, देखो, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, आपकी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ठीक है, देखो दो टाइप के मेंबर होते हैं, मैंने आपको बता रखा है, एक होते हैं इलेक्टेड, एक होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स, जिन्हें की प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। तो सिर्फ जो इलेक्टेड मेंबर्स है ना लोकसभा और राज्यसभा के, वही लोग बेसिकली इस वोटिंग में हिस्सा लेते हैं, नॉमिनेटेड वाले नहीं लेते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, जो हमारे स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, जैसे सेंटर में क्या होता है लोकसभा और राज्यसभा यानी पार्लियामेंट, ठीक है, वैसे ही हमारे स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, ठीक है, स्टेट्स के, वो ही बेसिकली इस वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूटी हैविंग लेजिस्लेचर, जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, ऐसी यूनियन टेरिटरीज जिनके पास अपना लेजिस्लेचर है, यानी आपकी दिल्ली एंड पुडुचेरी, दिल्ली एंड पुडुचेरी जो है, ठीक है, वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है उन यूटीज में, क्योंकि देखो ये यूनियन टेरिटरी है, स्टेट्स नहीं है,
दिल्ली एंड पुडुचेरी आपकी बेसिकली यूनियन टेरिटरी हैं, स्टेट्स नहीं है। और इन यूनियन टेरिटरी के पास लेजिस्लेचर है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। और इन लेजिस्लेटिव असेंबली के भी सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड वाले नहीं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे। और ये प्रोविजन यूटी वाला कब आया था? ये आया था 70th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। 70th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से ये बात कही गई थी कि जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है जिनमें लेजिस्लेचर है, यानी कि दिल्ली एंड पुडुचेरी जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, उनके इलेक्टेड मेंबर्स प्रेसिडेंट की, जब प्रेसिडेंट चुना जाएगा तो उसमें वोट कर सकते हैं। तो ये बात याद रखना कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। वो किसके? लोकसभा और राज्यसभा के, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी, ठीक है, ऑलराइट, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बात नोट बना के भी लिख दी है कि नॉमिनेटेड एमपी, जो आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, और आपके मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स डू नॉट पार्टिसिपेट। आपकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, उसमें तो ना तो इलेक्टेड और ना ही नॉमिनेटेड कोई भी जो उसके मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई भी मेंबर पार्टिसिपेट, सॉरी, लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई भी मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। कोई भी इनका मेंबर वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकता प्रेसिडेंट की, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स करेंगे, ऑलराइट। लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्टेड मेंबर्स करेंगे और लेजिस्लेटिव काउंसिल के तो ना इलेक्टेड ना नॉमिनेटेड कोई भी मेंबर्स नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर आता है आपका आर्टिकल नंबर 55। आर्टिकल नंबर 55 में लिखा हुआ है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि बेसिकली मेथड क्या है, किस मेथड से जो है प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। तो देखो मेथड को, जो मेथड है ना, उसका नाम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे PRSTV बोलते हैं, ठीक है। देखो इसमें बेसिकली क्या होता है अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, वैसे आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है डीप में। अगर आप PRSTV भी पता है ना कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि PRSTV से होता है, तो आप सवाल कर ले जाओगे। फिर भी बता देता हूँ, देखो जैसे ना कैंडिडेट्स के पास, जैसे जो बेसिकली वो हो गए जो आपके वोटर्स हैं, ठीक है, यही जो मैंने इलेक्टेड मेंबर्स बताए, ठीक है, उनके पास एक एक बैलेट पेपर दिया जाता है, उनको बैलेट पेपर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से लेट्स सपोज कि चार कैंडिडेट हैं, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं कि इन चारों में से कोई प्रेसिडेंट बनेगा। लेट्स सपोज ABCD, ठीक है, ये आपका कैंडिडेट हो जाता है। यहाँ पर सी से कैंडिडेट बना दिया मैंने, कैंडिडेट, ठीक है, समझ जाना कैंडिडेट है। और यहाँ पर हो जाता है प्रेफरेंस, ये जो कॉलम है इसमें बेसिकली प्रेफरेंस भरनी पड़ती है। लेट्स सपोज एक कोई मेंबर है पार्लियामेंट का, इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, उसने बी को दी पहली प्रेफरेंस की मैं तो चाहता हूँ बी प्रेसिडेंट बने। उसके बाद उसने कहा, उसके बाद इनके पास प्रेफरेंसेस भरने का होता है ना इसमें, तो उसने कहा अगर बी नहीं बनेगा ना तो मैं चाहता हूँ सी बने, तो उसने सी को दूसरी प्रेफरेंस दी। इसी तरीके से उसने कहा अगर सी भी नहीं बनता है ना तो मैं सोचता हूँ ए काबिल इंसान है, अगर इन दोनों में से कोई नहीं बन पाता तो आई सपोज ए को बनना चाहिए, ठीक है। फिर उसने ए को थर्ड प्रेफरेंस दी और फिर उसने कहा अरे यार इन तीनों में से भी कोई नहीं बन पाया तो चलो डी बन जाए, ठीक है। बेसिकली डी बन, जैसे होता नहीं है आप जब CDS का फॉर्म भरते हो तो उसमें प्रेफरेंस देते हो कि मेरे को IMA पहले नंबर पे चाहिए या मेरे को INA पहले नंबर पे चाहिए, तो उस हिसाब से प्रेफरेंस के हिसाब से अगर आप कट ऑफ क्लियर करते हो तो आपको उन्हीं की SSB से कॉल आता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी प्रेफरेंस सेट है। फिर ऐसे ही एक और मैंने बैलेट पेपर लिया, ठीक है, ऐसे करके मैंने बना दिया ABCD। अब ये दूसरा कैंडिडेट है, इसने कहा कि मैं ए को पहली प्रेफरेंस देता हूँ, मैं चाहता हूँ ए बने, ठीक है। बोले अच्छा ए नहीं बनता है तो मैं चाहता हूँ डी बने, दूसरे नंबर मैंने डी को प्रेफरेंस दी। फिर बोला अगर डी भी नहीं बनता है तो मेरी थर्ड प्रेफरेंस बी को है और फोर्थ प्रेफरेंस मेरी सी को है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होता है, अब देखो इन्होंने ये बेसिकली अपनी प्रेफरेंसेस सेट कर दी। फिर पता है फिर जब वोट्स की काउंटिंग होगी ना तो पहली जब स्टेज में वोट की काउंटिंग होगी तो देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किस कैंडिडेट को मिली है। तो लेट्स सपोज यहां पर मैंने मान लिया कि A B, ठीक है, C और आपका D, ठीक है, D। लेट्स सपोज मान लो बाकी बंदों ने भी प्रेफरेंस दी होगी D को, ठीक है, या तो मैंने ऐसे लिखा है। तो लेट्स सपोज कि पहली बार जब आपकी काउंटिंग हुई तो D को सबसे ज्यादा वोट्स मिले। तो लेट्स सपोज कि 5000 वोट्स पे ये वोटिंग हो रही थी, 5000 टोटल वैलिड
वोट्स थे, जो वैलिड वोट्स थे यहाँ पर टोटल 5000 वैलिड वोट्स थे। तो उसमें से देखा गया कि जो वैलिड वोट्स है ना, ठीक है, वैलिड वोट्स है उसमें से 2000 मिले डी को, ठीक है, और आपके 1500 मिले ए को, ठीक है, 1500 मिले ए को, और आपके 1000 मिले आपके किसको, सी को, ठीक है, और इसमें से 500 मिले आपके डी को, ठीक है। पहली बार ये वोटिंग देखी गई कि इनको इतने वोट मिले। देखो अब जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना, उसमें जीतने के लिए कितने वोट चाहिए होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर इलेक्टोरल कोटा में लिखे हुए हैं। यानी अगर 5000 टोटल वोट्स हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इस वैल्यू की जगह मैं यहाँ पर 5000 डालता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आएगा 5000 टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड, 5000 वैलिड वोट डाले गए, ठीक है, अपॉन 1+1 2। ये जो 1 होता है ना, ये यहाँ पर सीट्स के लिए यूज होता है। अब प्रेसिडेंट की सीट तो एक ही है ना, एक ही तो प्रेसिडेंट बन सकता है, इसलिए यहाँ पर हमने 1 यूज किया है, ठीक है। तो जब आप 5000 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2500 वोट +1, यानी जो बंदा प्रेसिडेंट बनेगा ना, उसके पास एटलीस्ट 2501 वोट तो होने ही चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं प्रेसिडेंट बनने के लिए इलेक्टोरल कोटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 50% वोट्स, ठीक है, +1, टोटल की 50% वोट्स होने चाहिए +1, ठीक है, ऑलराइट, ओके। फिर देखो यहाँ पर अभी तो कितने वोट मिले हैं, सबसे ज्यादा मैक्सिमम बी को वोट मिले, ठीक है, बी को यहाँ पर मैक्सिमम वोट 2000 मिले। अब क्या होगा ना, जिसके सबसे कम वोट्स मिले होंगे ना, जिसको पहले चरण में, उसके वोट जो है वो बेसिकली बाकियों में डिवाइड कर दिए जाएंगे। किस तरीके से कि वो बताता हूँ मैं, ये बस समझने का है, समझ लो, मैंने आपको फॉर्मूला लगाने का तरीका बताया है, ठीक है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ बात आपको। लेट्स सपोज जो बी वाला है उसको 500 वोट्स मिले, सबसे कम मिले, ठीक है। तो लेट्स सपोज एक बैलेट पेपर है, मैंने दिखाया आपको, ठीक है, ये बैलेट पेपर दिखाया, इसमें ए बी सी डी। तो जिस जिस बंदे ने बी को पहली प्रेफरेंस दी थी, ये वही वाले वोट तो होंगे पहली प्रेफरेंस वाले। पहली प्रेफरेंस में ए को 1500 जो वोटर्स हैं उन्होंने ए को चुना है, 2000 वोटर्स ने बी डी को चुना है, 1000 वोटर्स ने सी को चुना है पहली प्रेफरेंस में, और 500 वोटर्स ने बी को चुना है, ठीक है। तो लेट्स सपोज किसी एक वोटर ने, किसी भी इन 500 में से किसी एक वोटर ने बी को पहली प्रेफरेंस दी थी, उसके बाद जो बी के वोटर्स है ना, जिन्होंने पहली प्रेफरेंस बी को दी है, ठीक है, उसके हिसाब से जब उन्होंने और भी प्रेफरेंस दी होंगी, ठीक है, लेट्स सपोज उन्होंने सी को दी सेकंड प्रेफरेंस, ठीक है, फिर उन्होंने ए को दी थर्ड प्रेफरेंस, ठीक है, और उन्होंने डी को दी फोर्थ प्रेफरेंस, ठीक है। फिर ऐसे ही कोई दूसरा वोटर था जिसने बेसिकली ए बी सी और डी, जिसने बी को पहली प्रेफरेंस दी थी बट उसने ए को दूसरी प्रेफरेंस दे दी, ठीक है, सी को तीसरी प्रेफरेंस दी और डी को चौथी प्रेफरेंस दी। तो अब क्या होगा ना, अब सेकंड प्रेफरेंस देखी जाएगी, बेसिकली सेकंड प्रेफरेंस देखी जाएगी कि कितने लोगों ने ए को सेकंड प्रेफरेंस पे रखा है, कितने लोगों ने सी को सेकंड प्रेफरेंस पे रखा है, और कितने लोगों ने डी को सेकंड प्रेफरेंस पे रखा है। तो लेट्स सपोज 500 में से 200 लोगों ने ए को सेकंड प्रेफरेंस पे रखा था बी वाले में, जिन्होंने बी को पहले प्रेफरेंस पे रखा है ना, उन्होंने ए को सेकंड प्रेफरेंस पे रखा था, ऐसे 200 लोगों ने, ठीक है, 500 में से। लेट्स सपोज आपके 150 लोगों ने, ठीक है, 150 लोगों ने सी को रखा था सेकंड प्रेफरेंस पे, ठीक है, और 150 लोगों ने आपके 500 में से डी को रखा था सेकंड प्रेफरेंस पे, ठीक है। तो जो सेकंड प्रेफरेंस वाले वोट होंगे ना, 150 वोट ये जाके डी में ऐड हो जाएंगे, इसी के साथ ये जो 150 वोट होंगे वो सी में ऐड हो जाएंगे, और जो 200 वोट होंगे ना वो ए में ऐड हो जाएंगे। यानी अब बी को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाएगा क्योंकि बी के पास सबसे लीस्ट प्रेफरेंस वाले वोट आए, ठीक है। फिर इसी तरीके से ये प्रोसेस रिपीट होगी, अगली बार इन तीनों में देखा जाएगा सबसे कम वोट्स किसको मिले हैं, ठीक है, और जिसके सबसे कम वोट्स होंगे, ठीक है, उसके बैलेट पेपर पे देखा जाएगा कि जिन जिन बंदों ने, लेट्स सपोज सी के सबसे कम वोट्स रहे, मैं मान लेता हूं कि सी के नेक्स्ट जब काउंटिंग हुई तो सी के सबसे कम वोट्स रहे, ठीक है, तो हमें सी को एलिमिनेट करना होगा, तो हम सी के बैलेट पेपर पे देखेंगे कि सी के बैलेट पेपर पे सेकंड प्रेफरेंस बेसिकली किस किस को मिली है, तो उस हिसाब से फिर वोट्स का डिवीजन हो जाएगा और ये जो सी के वोट्स होंगे ये ए और डी में बढ़ जाएंगे, और फाइनली फिर 2-3 चरण के बाद ना आपको मेजोरिटी मिल जाएगी कि एक बंदा 2500 वोट्स को एक्सीड कर जाएगा और उसको प्रेसिडेंट चुन लिया जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। बस मैंने आपको ये बताया, अगर आपके पेपर में पूछता है ना इलेक्टोरल कोटा निकालने को, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स है
वैलिड वोट्स ही देखना, उसमें वो मेंशन करेगा, वोट्स और वैलिड वोट्स दोनों मेंशन करेगा, ठीक है। तो आपको वैलिड वोट्स देखने, वैलिड वोट्स रखने, अपॉन 2 से डिवाइड करना, +1 कर देना, ठीक है। फिर उस हिसाब से वो जो भी निकलवाए कि प्रेसिडेंट बंदा बना है या नहीं बना है, उस हिसाब से आप बता सकते हो कि 50% +1 वोट चाहिए। अगर 5000 में से 2501 वोट से कम आ रहा है यानी मेजोरिटी उसे नहीं मिली है, यानी वो प्रेसिडेंट नहीं बना है, ठीक है। और अगर इससे ऊपर मिला है तो यानी वो प्रेसिडेंट बन चुका है। और ये 2501 वोट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 5000 लिए हैं, हो सकता है वो बंदा पेपर में एग्जामिनर आपको 10,000 दे दे, 20,000 दे दे, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि वैल्यू क्या दे रखी है। ऑलराइट, अब आपको निकालना आ गया है। फिर देखो, जैसे जब आपको प्रेसिडेंट का इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है ना, देखो उसमें जो आपके एमएलए और एमपी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो लोग वोट करते हैं, ठीक है, ये बात हम समझ के आ चुके हैं। बट एक चीज यहाँ पर सोचने की है कि जितना ज्यादा बड़ा कोई स्टेट होगा ना, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, वहां पर बेसिकली एमएलए का नंबर भी तो ज्यादा होगा, ठीक है, और वहां से चुने आने वाले एमपीज का नंबर भी तो ज्यादा होगा, ये बात सोचने की है। तो अगर ऐसा होगा कि इस नंबर के हिसाब से ही हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग करा लें, तो हो सकता है कोई एक स्टेट हो, ठीक है, वो बेसिकली अपने ही किसी बंदे को फेवर कर दे, जो भी उसका कैंडिडेट खड़ा है वो उसको ही फेवर कर दे। इसलिए जो वोट की वैल्यू है एमएलए और एमपी की, ठीक है, उसको बेसिकली डिफरेंट स्टेट्स के एमएलए की वैल्यू को, वोट की वैल्यू को इक्वल करने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया जाता है जो कि है वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए, ठीक है। वो किस तरीके से निकाली जाती है, वो निकाली जाती है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए ऑफ द स्टेट। और एक चीज, हाँ यहाँ पर एक और देखना, गलती से सॉरी मेरे तो छूट गई है, इनटू 1/1000, ठीक है, इसको बेसिकली 1000 से डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट को, इनटू 1/1000, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, लेट्स सपोज एक स्टेट है, XYZ स्टेट है, उसकी पॉपुलेशन है लेट्स सपोज 10 लाख, ठीक है, उसकी पॉपुलेशन है 10 लाख, यहाँ पर मैं देता हूँ 10 लाख, ठीक है, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, ठीक है। और उसमें जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए है ना, लेट्स सपोज वो 100 है, वो 100 है। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए क्या निकलेगी, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और इन 3 जीरो से ये हम 3 जीरो काटेंगे, तो वैल्यू निकलेगी वोट ऑफ एमएलए की 10। ये बस मैंने अज्यूम कर ली है, ठीक है, ये बस मैंने अज्यूम किया है फिगर, ठीक है, इस तरीके से 10 निकलेगी। इसी तरीके से बाकी स्टेट की भी हम निकालेंगे, किसी की एक हो सकता है, किसी की पॉपुलेशन जैसे यूपी की पॉपुलेशन 22 करोड़ है, ठीक है, उसी हिसाब से उसमें नंबर ऑफ एमएलए भी हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक वैल्यू में इक्वालिटी लाने के लिए वोट की वैल्यू में हम ये यहाँ पर वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमएलए निकालते हैं, ठीक है। फिर जब वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमएलए हमें सारे स्टेट्स की मिल जाती है ना, ठीक है, हमें सारे स्टेट्स की मिल जाती है, उसके बाद हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी, एक एमपी के वैल्यू की वोट निकालते हैं। वहां पर हम क्या रखते हैं कि लेट्स सपोज यहाँ पर 10 आई, इसी तरीके से 20 आई, 50 आई, 60 आई, इसी तरीके से आई होगी, ठीक है, जस्ट मैं बता रहा हूँ नंबर आएंगे, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपको वैल्यू देगा, वैल्यू पुट करके निकाल लोगे, ये बस मैंने एजम्पशन दिया आपको, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये, ठीक है। फिर एमपी की वोट की वैल्यू के लिए टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स, ठीक है, यहाँ पर ऐसे ये लाइन डाल देना, गलती से ऐसा हो गया, इसे हटाना, ये वाली लाइन है, ठीक है। टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स, जितने भी आपके जो बेसिकली स्टेट्स है ना, ठीक है, उनके आप बेसिकली एक स्टेट की वैल्यू की, एक स्टेट के एमएलए की वैल्यू आई है 100, सॉरी 10 आई है, 10 यहाँ पर 10 वैल्यू आई है, ठीक है। उस स्टेट में एमएलए कितने थे, उस स्टेट में एमएलए 100 थे, तो यानी उस स्टेट की एमएलए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वोट की वैल्यू 100 × 10 यानी कि 1000। इसी तरीके से आप 1000 जोड़ोगे, फिर कहीं और की लेट्स सपोज 1500 आई होगी तो 1500 जोड़ोगे, इसी तरीके से सो ऑन आपके जितने भी 28 स्टेट्स हैं उनकी आप वैल्यू को एमएलए की जोड़ लोगे, ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी जो है, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जितने भी इलेक्टेड वाले, उनसे आप इस वैल्यू को डिवाइड कर दोगे। इस वैल्यू को जब आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी से डिवाइड करोगे ना, तो आपको यहाँ पर वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एक एमपी की वैल्यू की वोट मिल जाएगी, वोट की वैल्यू एक एमपी के मिल जाएगी आपको, ठीक है। फिर इस हिसाब से फिर और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, ठीक है, उसके हिसाब से वोट की काउंटिंग वगैरह होती है, उसमें आपको नहीं जाना है। बेसिकली मैंने आपको जितना बताना था, जितना आपके मतलब का है कि अगर अब आपको पूछेगा वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए क्या होगी किसी स्टेट की, तो वहां पर वो आपको पॉपुलेशन देगा और टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए देगा उस स्टेट की, ठीक है। तो आपको टोटल पॉपुलेशन को स्टेट के इलेक्टेड एमएलए से डिवाइड करके आप वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए निकाल लेंगे। फिर अगर वो बोले एमपी की वैल्यू निकलवाए ना, लेट्स सपोज उसने 4 स्टेट दिए, उसमें आपको पॉपुलेशन दी, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए दिए,
तो पहले आपको एमएलए की वोट की वैल्यू निकालनी है, सबकी आ जाएगी, लेट्स सपोज किसी की 10 किसी की 20 आई है इस टाइप से, ठीक है। फिर आपको जो 16 नंबर आया है ना वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए, ठीक है, जब आप एमपी की वैल्यू में रखोगे ना यहाँ पर निकालने के लिए, तो आप जितने एमएलए है ना उनसे उस वोट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि अगर एक एमएलए की वोट की वैल्यू 10 है तो उस स्टेट में इलेक्टेड एमएलए कितने हैं 100, यानी उस स्टेट की जो टोटल वैल्यू होगी एमएलए के वोट्स की वो होगी 1000, ठीक है। और फिर इसी तरीके से आप 1000 2000 जो भी आपकी वैल्यू निकल के आएंगी वो आप यहाँ पर पुट करोगे एमपी वाले फॉर्मूला में, और जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी दे रखा होगा उसने उससे आप उसको डिवाइड कर दोगे, तो आपको एक एमपी के वोट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये बात यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। बस ये वाली लाइन ध्यान रखना, ये लाइन यहाँ पर है, ये पूरा एक है, वाला पूरा पार्ट एक है, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, ठीक है। फिर देखो जो आपका इलेक्शन होता है ना प्रेसिडेंट का, ठीक है, उसे कंडक्ट कौन कराता है, उसको कंडक्ट कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ईसीआई, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कंडक्ट कराती है, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट आता है, कोई एरर कोई ऑब्स्टेकल ऐसी कोई चीज होती है, ठीक है, तो उसको हैंडल कौन करेगा, उसको हैंडल करेगा सुप्रीम कोर्ट, उसको हैंडल करता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। तो कंडक्ट कौन करेगा प्रेसिडेंट का इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडिया इंडियन नहीं इंडिया, ठीक है इंडिया। और अगर कोई डिस्प्यूट आता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो उसको हैंडल करेगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फिर एक चीज देखो, आपको जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन तो बाद में होगा, पहले तो किसी कैंडिडेट का नॉमिनेशन होगा ना, नामांकन होगा, किसी कैंडिडेट को नॉमिनेट किया जाएगा कि हाँ भैया ये जो बंदा है ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लायक है, ठीक है। तो उसके लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, अभी आगे रिक्वायरमेंट आपको और भी आएंगी, लेकिन एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, आपको चाहिए प्रपोजर्स, प्रपोजर्स जो कि प्रपोज करेंगे कि हम इस बंदे को नॉमिनेट कर रहे हैं, जो कि डायरेक्टली एक कैंडिडेट को नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, यानी उस बंदे के पास प्रपोजर्स का सपोर्ट होगा, प्रपोजर्स उस बंदे को प्रपोज कर रहे हैं, वैसा वाला प्रपोज नहीं, मतलब वो वाला प्रपोज कर रहे हैं कि ये बंदा प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। तो एटलीस्ट कितने प्रपोजर्स चाहिए एक बंदे को प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े होने के लिए, 50 मेंबर्स, 50 मेंबर्स ऑफ आपके पार्लियामेंट, ठीक है, उसको चाहिए जो कि उसको सपोर्ट करे, 50 मेंबर्स गिविंग नॉमिनेशन फॉर पर्सन, जो पर्सन कैंडिडेट खड़ा हो रहा है इलेक्शन में प्रेसिडेंट के, उसके पास 50 मेंबर्स का तो डायरेक्ट सपोर्ट होना चाहिए, इनडायरेक्ट सपोर्टर्स या इनडायरेक्ट सपोर्ट करने वाले मेंबर्स को हम कहते हैं प्रपोजर्स। इसी के साथ साथ उसे कुछ सेकेंडर्स भी चाहिए, सेकेंडर्स, सेकेंडर्स वो बंदे होते हैं जो डायरेक्टली उस कैंडिडेट का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बट वो प्रपोजर्स का सपोर्ट कर रहे हैं, यानी इनडायरेक्टली वो इस बंदे को बेसिकली जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहता है उसे नॉमिनेट कर रहे हैं इनडायरेक्टली। डायरेक्टली करने वाले जो होंगे जो सपोर्ट करेंगे वो प्रपोजर्स होंगे, जो प्रपोजर्स को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, वो होंगे सेकेंडर्स। तो सेकेंडर्स कितने चाहिए 50, सेकेंडर्स भी 50 चाहिए, 50 मेंबर्स हु सपोर्ट प्रपोजर्स, प्रपोजर्स। तो 50 प्रपोजर्स चाहिए जो कि डायरेक्टली नॉमिनेशन दे रहे हैं बंदे का, कैंडिडेट का, और 50 सेकेंडर्स चाहिए जो कि इन प्रपोजर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं उस बंदे को जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है। अगर इतना सपोर्ट है तो आप बेसिकली प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हो सकते हो। और ये मेंबर्स ऑफ कौन होंगे, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होंगे, ऐसे नहीं तुम घर से उठा के गली मोहल्ले के 50 लोग लेके चले जाओ पार्लियामेंट में खड़े हो गए जाके कि हम लड़ेंगे हमारे साथ 50 बंदे आए हैं ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर एक चीज देखो, एक होती है टोकन मनी, टोकन मनी, ठीक है, कितनी टोकन मनी एक बंदे को जमा करनी पड़ेगी जब वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा होगा, 15,000 रुपए। बस बोले अभी अभी देते हैं, अभी हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हो जाएंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। टोकन मनी 15,000 रुपए देनी पड़ेगी। और अगर अब देखो यार 5 कैंडिडेट खड़े हो, 6 कैंडिडेट खड़े हो, 7 कैंडिडेट खड़े हो, बनेगा तो एक ही प्रेसिडेंट, जीतेगा तो इलेक्शन एक ही, ठीक है। अगर उन बाकियों को अपने जमा किए हुए 15,000 रुपए वापस चाहिए, ठीक है, तो उन्हें इन ऑर्डर टू गेट बैक द टोकन मनी,
टोकन मनी कैंडिडेट मस्ट गेट 1/6 ऑफ टोटल वोट्स। टोटल वोट्स तो बेसिकली जितने भी वोट्स पोल किए जाएंगे ना, जितने भी वोट्स उस इलेक्शन में दिए जाएंगे, ठीक है, उनका एक छठा, लेट्स सपोज आपको दिए गए 1800 वोट, लेट्स सपोज मान लो कि 1800 वोट दिए, ठीक है, इसका 1/6 क्या होगा, इसका 1/6 होगा 300। तो एटलीस्ट 1800 वोट्स में से 300 वोट तो कैंडिडेट के पास होने ही चाहिए। अगर उसके पास 300 वोट्स हैं या उससे ज़्यादा हैं, ठीक है, तो उसे उसकी टोकन मनी वापस दे दी जाएगी कि लो भाई आप हार गए हो, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपने 15,000 रुपये ले जाओ, ठीक है, आप अपने 15,000 रुपये ले जाओ, ऐश करो जाके ठीक है। अगर वो इतने भी वोट नहीं जुटा पाया ना, ले सपोज उसके पास 250 या ले सपोज उसके पास 299 वोट भी रह गए, ठीक है, और वो 1/6 नंबर ऑफ टोटल वोट्स नहीं ले पाया, ठीक है, तो फिर उसके 15,000 रुपये भी डूब जाएंगे। वो बेचारा अपने 15,000 रुपये से भी हाथ धो बैठेगा, उसकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। तो नहीं, जमानत भी जब्त हो गई, जो पैसे दिए थे वो भी गए, ठीक है, तो उसके 15,000 रुपये भी डूब जाएंगे। एक तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हारा, 15,000 रुपये भी चले गए, बताइए 15,000 रुपये से क्या क्या कर लेता वो। चलो कोई बात नहीं, वो गए सो गए, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी टोकन मनी का गेम क्या है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ऑलराइट, ठीक है। फिर आता है आपका आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 कहता है टेन्योर, जो प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है ना, आपको पता होगा ये 5 साल का होता है, ठीक है, 5 साल का होता है। और प्रेसिडेंट का टेन्योर एंड कैसे हो सकता है, प्रेसिडेंट का टेन्योर एंड कैसे होगा, या तो प्रेसिडेंट खुद रिजाइन दे दे, और ये बात याद रखना, प्रेसिडेंट जो रिजाइन देता है ना वो वाइस प्रेसिडेंट को देता है। प्रेसिडेंट जब अपना रेजिग्नेशन लेटर साइन करेगा तो वो देगा वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कौन किसको रिजाइन देगा, ठीक है, तो रिजाइन देगा प्रेसिडेंट अपना वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। एक तो प्रेसिडेंट रिजाइन दे दे तो उसके चलते उसका टेन्योर जो है वो खत्म हो जाएगा। लेट्स सपोज तीसरे साल में प्रेसिडेंट था, ड्यू टू सम रीजन उसने कहा कि मैं रिजाइन देना चाहता हूँ, मैं प्रेसिडेंट नहीं रहना चाहता, वो प्रेसिडेंट वाइस, तो वो अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को दे देगा और वो प्रेसिडेंट की पद से हट जाएगा। दूसरी चीज उसका इम्पीचमेंट हो, इम्पीचमेंट यानी रिमूवल। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारे देश में सिर्फ रिमूवल के लिए जो वर्ड इम्पीचमेंट यूज होता है ना वो सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए होता है। आप ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट के जज का इम्पीचमेंट हुआ है, नहीं, बाकी हर एक जुडिशियल ऑफिस हो, चाहे बेसिकली आपका एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल हो, ठीक है, उसका जो रिमूवल होगा ना, जब उसको हटाया जाएगा तो वहां पर रिमूवल वर्ड ही यूज किया जाएगा। लेकिन जब प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है तो वहां पर वर्ड यूज किया जाता है इम्पीचमेंट। तो ये बात याद रखना, इम्पीचमेंट वर्ड रिमूवल के लिए सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। तो या तो उसका रिमूवल हो जाए किसी भी कारण से, वो अभी कारण आप देखेंगे किस कारण से प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, ठीक है, ऑलराइट, या फिर वो रेजाइन दे दे, ठीक है, ऑलराइट, तो उसका टेन्योर होता है 5 साल का। आर्टिकल 57 में लिखा है री इलेक्शन। प्रेसिडेंट री इलेक्ट कितनी बार हो सकता है, कितने टर्म तक एक कोई बंदा प्रेसिडेंट बन सकता है, नो लिमिट। अगर वो बंदा जीतता रहेगा हर 5 साल बाद तो बेसिकली वो प्रेसिडेंट बन सकता है, चाहे वो 2 बार जीते, चाहे 3 बार जीते, चाहे 4 बार जीते। बट ऐसा मतलब अभी तक हुआ नहीं है कि इतना लंबा कोई 4-5 टर्म के लिए बना हो, ठीक है, लेकिन हाँ कोई लिमिट नहीं है, बन सकता है, अगर जीतेगा तो बन सकता है। नो रिटायरमेंट एज, रिटायरमेंट की भी कोई एज नहीं है, रिटायरमेंट एज, ठीक है। अगर आप फिट हैं 90 साल में भी करने के लिए तो देन यू आर टोटली वेलकम टू बी री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट एंड गवर्न द कंट्री एज प्रेसिडेंट। आप प्रेसिडेंट की पोस्ट पे आ सकते हैं अगर आप फिट है 90 साल की उम्र में भी, ऑलराइट, ठीक है, तो कोई भी रिटायरमेंट एज नहीं है, ओके। फिर बात करते हैं हम, आर्टिकल 58 बताता है क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, एक बंदा जो प्रेसिडेंट इंडिया का बनना चाहता है उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। पहली बात तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, चाहे वो बाय बर्थ हो, चाहे बाय बर्थ हो और बाय नेचुरलाइजेशन हो। ये मैं पढ़ा चुका हूँ सिटीजनशिप में कि नेचुरलाइजेशन से कैसे कोई बंदा इंडिया का सिटीजन बनता है। तो चाहे वो बर्थ से इंडियन हो, चाहे वो नेचुरलाइजेशन से इंडियन बना हो, ठीक है, दोनों ही केस में ऐसे बंदे जो हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबल हैं। 35 साल मिनिमम एज होनी चाहिए उसकी, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 35 साल, 35 ईयर्स, 35 ईयर्स का तो बंदा होना ही चाहिए, ठीक है। क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ लोकसभा, देखो यहां पर एक कैच है, मेंबर ऑफ लोकसभा नहीं होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए मेंबर ऑफ लोकसभा होने के लिए, ठीक है। जरूरी नहीं है
जो हर बंदा बेसिकली आपका एसएसबी निकाल के मेडिकल निकाल ले, ठीक है, वो फौजी बनी जाए। ऑल्दो क्वालिफाइड है वो फौजी बनने के लिए, क्वालिफाइड है वो फौजी बनने के लिए, लेकिन एक मेरिट लिस्ट नाम की भी चीज होती है, ठीक है, उस मेरिट लिस्ट में आता है या नहीं आता, ठीक है, उस मेरिट लिस्ट में वो बंदा आता है या नहीं आता। मतलब बताने का तरीका था कि क्वालिफाइड होना चाहिए बट मेंबर नहीं होना चाहिए। अभी फौजी बना नहीं है, क्वालिफाइड है फौजी बनने के लिए, फौजी तो बाद में बनेगा, ठीक है, अगर मेरिट लिस्ट में आता है तो, ठीक है। बट इसी तरीके से जो प्रेसिडेंट है वो मेंबर ऑफ लोकसभा नहीं होना चाहिए, बस क्वालिफाइड होना चाहिए, उसके बाद इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो बेसिकली मेंबर ऑफ लोकसभा होने के लिए चाहिए होती है, मेंबर ऑफ लोकसभा नहीं होना चाहिए। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, अगर वो चाहे तो लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ सकता है, लोकसभा का मेंबर भी बन सकता है, बट वो होगा नहीं मेंबर, ठीक है। ऑलराइट। शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करे। देखो, एक सिटिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ एनी स्टेट एंड मिनिस्टर ऑफ यूनियन और एनी स्टेट, किसी स्टेट के मिनिस्टर और किसी मतलब बेसिकली आपकी जो यूनियन मिनिस्टर्स है ना, ठीक है, और या फिर किसी स्टेट के मिनिस्टर, उनकी जो पोस्ट है ना, उस पोस्ट को ये नहीं माना जाता है कि वो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को अगर मैं हिंदी में कहूँ तो कहते हैं लाभ का पद, लाभ का पद, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी लाभ के पद पर है, ठीक है। तो एक सिटिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, मिनिस्टर ऑफ यूनियन और एनी स्टेट इज नॉट डीम्ड टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इनको ये नहीं माना जाता है कि ये कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं, इसीलिए ये क्वालिफाइड है प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए, ठीक है। तो ये लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, ऑलराइट। और अगर लेट्स सपोज कोई बंदा, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भी, ठीक है, तो उस केस में जब वो प्रेसिडेंट बनेगा ना, जिस टाइम ओथ लेगा, तो उससे उस टाइम अपनी पार्लियामेंट की जो वो है सदस्यता वो छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। ये आपको मैंने एक बात बतानी थी, बता दी, आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं, आपको इतना याद रखना चाहिए, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इतने से ही पूछेगा आपसे, डिटेल में नहीं जाएगा, ये बात नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बतानी थी तो बता दी, अगर आपको याद रखनी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रखनी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑल राइट। तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ लोकसभा और शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑल राइट, ठीक है। फिर आर्टिकल 59 कहता है, देखो बात वही आ गई, आर्टिकल 59 कहता है कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, प्रेसिडेंट की ऑफिस की कंडीशन, ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी वो लोकसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए। आ गई वही बात, मैंने कहा था लोकसभा के इलेक्शन के लिए क्वालिफाई होना चाहिए कि लड़ सकता है, लेकिन होना नहीं चाहिए मेंबर, लोकसभा का मेंबर ना हो, राज्यसभा का मेंबर ना हो, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर ना हो, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली आपकी स्टेट में होती है, ठीक है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल ये भी आपकी स्टेट में होती है, ये होती है आपकी यूनियन में, लोकसभा और राज्यसभा यानी पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल ये आपकी स्टेट में होती है, ठीक है। तो इन चारों में से, इन चारों हाउसेस में से किसी का भी हिस्सा ना हो, ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा और हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन चारों में से किसी का भी मेंबर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, इमोल्यूमेंट्स, उसकी सैलरी, उसके अलाउंसेस और जो प्रिविलेजेस है ना, ठीक है, वो पार्लियामेंट तय करती है, पार्लियामेंट तय करेगी कि बेसिकली इसके सैलरी, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस क्या होंगे, तय बाय लॉ। ऐसा नहीं है हर बार बदलता रहता है, बेसिकली जो डिसाइड करने की पावर है वो बेसिकली पार्लियामेंट के पास है, ठीक है, लॉ से डिसाइड करती है, ऑलराइट। फिर देखो, जब प्रेसिडेंट का टर्म चल रहा होगा ना, जिस टाइम वो अपने ऑफिस में होगा ना, टर्म के दौरान पे, जब बेसिकली वो प्रेसिडेंट होगा जिस टाइम पे, उस टाइम उसके इमोल्यूमेंट और अलाउंसेस है ना, ठीक है, उसको डिमिनिश नहीं किया जा सकता, डिमिनिश नहीं किया जा सकता। तो यहां पर अगर मैं लिख दूं, इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस कांट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग टेन्योर, टेन्योर जब प्रेसिडेंट का चल रहा है तो उस टाइम उसकी जो सैलरी है और उसकी अलाउंसेस है उसको आप कम नहीं कर सकते, यानी डिमिनिश नहीं कर सकते। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि जब प्रेसिडेंट का टर्म चल रहा होता है तो उसके इमोल्यूमेंट्स यानी सैलरी और उसके जो अलाउंसेस है उनको कम नहीं किया जा सकता, वो जितने चल रहे हैं वो वैसे ही चलेंगे। फिर आर्टिकल 60 क्या कहता है, आर्टिकल 60 कहता है ओथ या अफर्मेशन, जो प्रेसिडेंट की ओथ होती है वो कौन दिलाएगा, वो जनरल कंडीशन में वो दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएगा। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, अगर लेट्स सपोज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एब्सेंस में दिलाएगा सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। किसी भी कारणवश अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंट नहीं है प्रेसिडेंट को ओथ दिलाने के लिए, तो जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो प्रेसिडेंट को ओथ दिलाएगा। ऑलराइट, ठीक है। फिर देखो आर्टिकल 61 क्या कहता है। आर्टिकल 61 बताता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, किस तरीके से प्रेसिडेंट को उसके ऑफिस से रिमूव किया जाता है, किस तरीके से उसका टेन्योर एंड होगा। तो एक तो मैंने बता दिया रिजाइन दे दे, दूसरी जो बात मैंने बताई थी इम्पीच करने वाली, तो वो यहां समझेंगे। इम्पीचमेंट का एक ही बेसिस है, अगर उसने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया हो, उसने कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बातें लिखी हैं, ठीक है, उनका बेसिकली उन बातों का वायलेशन किया हो अगर प्रेसिडेंट ने, ठीक है, उनसे हटके उनके अलावा कोई काम किया हो, या उनके खिलाफ जाके, उन प्रोविजंस के खिलाफ जाके अगर उसने कोई काम किया है, यानी उसने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है, तो प्रेसिडेंट को बेसिकली इम्पीच कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। और वो इम्पीच कैसे होगा अब समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना इसको, ठीक है, मार्क कर लेना बहुत अच्छे से। वैसे जितना ही पढ़ा है सभी इंपॉर्टेंट है, फालतू नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन जो बहुत ही सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है ना, जैसे आपका इलेक्शन है, इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज वाली चीज पूछता है वो, ठीक है, वो चीज याद रखनी है। इस तरीके से इम्पीचमेंट है प्रेसिडेंट का, ठीक है, वो किस तरीके से होता है। देखो सबसे पहले जब इम्पीच करना होगा ना, रिमूव करना होगा, तो एक इम्पीचमेंट मोशन जाएगा, इम्पीचमेंट मोशन जाएगा कहां पर, चाहे तो लोकसभा में ले जाओ, चाहे तो राज्यसभा में ले जाओ, ठीक है। और वो मोशन जाएगा कैसे, कितने बंदों का सपोर्ट चाहिए होगा, या तो लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा में के जो एक चौथाई मेंबर है ना, एक चौथाई मेंबर या तो लोकसभा के या एक चौथाई मेंबर राज्यसभा के इस इम्पीचमेंट मोशन को सपोर्ट करें। लेट्स सपोज कर लो, ठीक है, मान लो एग्जैक्ट नंबर है मेरे को भी याद नहीं रहते ऐसे, ठीक है, 100 आपके मेंबर्स हैं लोकसभा में, ठीक है, और लेट्स सपोज आपके 200 मेंबर्स हैं राज्यसभा, मान लो सिर्फ, ठीक है, मान लो, कोई भड़केगा नहीं, बोले सर इतने नहीं है, मेरे को पता है कितने, ठीक है यार पता होगा, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इन लोकसभा के 100 मेंबर्स में से 25 मेंबर्स जो हैं, ठीक है, वो आपके कहते हैं कि हमें इस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है और उसके खिलाफ वो इम्पीचमेंट मोशन लेके जाते हैं, ठीक है, तो बेसिकली इम्पीचमेंट मोशन पार्लियामेंट में एंटर होगा। और इसी तरीके से अगर लोकसभा के एक चौथाई कितना होगा, 50 मेंबर, अगर सॉरी राज्यसभा में 50 मेंबर्स होंगे, तो अगर 50 मेंबर 200 में से यानी एक चौथाई मेंबर राज्यसभा में जाते हैं इम्पीचमेंट मोशन को लेके, तो फिर वो इम्पीचमेंट मोशन पार्लियामेंट में एंटर कर जाएगा। तो आप चाहें तो लोकसभा में लेके जाइए, चाहे आप राज्यसभा में लेके जाइए, लेकिन 1/4 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होगा, ठीक है, चाहे लोकसभा में लेके जाओ पहले या मोशन, या फिर राज्यसभा में लेके जाओ। और जब ये 1/4 मेंबर्स जो लोकसभा या राज्यसभा में इसी में भी इम्पीचमेंट मोशन को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो प्रेसिडेंट को एक एडवांस नोटिस दिया जाएगा 14 दिन का, एडवांस नोटिस टू प्रेसिडेंट। कितने दिन पहले, बेसिकली 14 दिन पहले, 14 डेज का एक एडवांस नोटिस दिएगा प्रेसिडेंट को कि आपका इम्पीचमेंट मोशन इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है बेसिकली पार्लियामेंट में, आपके रिमूवल का जो मोशन है वो इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है पार्लियामेंट में। तो एक एडवांस नोटिस देंगे प्रेसिडेंट को 14 दिन का, 14 डेज का, ठीक है। ऑलराइट, फिर देखो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी जाएगा, ऑलराइट, फिर यहाँ पर होगी वोटिंग, फिर यहाँ पर वोटिंग होगी, वोटिंग, ठीक है। और इस वोटिंग में पार्टिसिपेट कौन कौन करेगा, इस वोटिंग में सिर्फ एमपी पार्टिसिपेट करेंगे। पहली बात तो ये आपको समझनी है कि जब इलेक्शन हो रहा था ना प्रेसिडेंट का, तो वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट कर रहे थे, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैविंग लेजिस्लेचर, यानी जिन यूनियन टेरिटरी के पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि दिल्ली और पुडुचेरी, उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे किसी के भी, ठीक है, ऑलराइट। फिर जब यहाँ पर रिमूवल होगा ना, तो रिमूवल के टाइम पे कौन कौन वोटिंग करेगा, सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कौन से, बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। जब रिमूवल होगा ना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर स्टार लगा लेना इसके ऊपर, कि जब इंपीचमेंट होता है प्रेसिडेंट का, तो उस टाइम पर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, ऑल राइट। फिर देखो
लेट्स सपोज आपने लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा कोई भी पहला हाउस हो सकता है जिसमें आपने इंट्रोड्यूस किया हो। अगर आपने लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया है तो हम लोकसभा को मान लेंगे पहला हाउस, अगर आपने राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया तो हम राज्यसभा को मान लेंगे पहला हाउस। पहले हाउस का मतलब ये है जिस हाउस में मोशन आया है, इतना मतलब है इसका, बाकी और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो पहले हाउस, लेट्स सपोज लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी मोशन आ गया आपका, पहले हाउस ने इसको पास कर दिया, पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी। यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी, ठीक है। पहले हाउस ने इसको स्पेशल मेजोरिटी से पास कर दिया, लोकसभा, लेट्स सपोज लोकसभा में गया तो लोकसभा ने इसको स्पेशल मेजोरिटी से पास कर दिया कि हाँ भाई स्पेशल मेजोरिटी मिल गई है, यानी अब लोकसभा के लोगों ने तो कह दिया है कि ये जो प्रेसिडेंट है इसको इम्पीच करना है, इसको रिमूव करना है। फिर जो मोशन होगा वो दूसरा हाउस में जाएगा, अगर पहले लोकसभा में गया था तो जाएगा अब राज्यसभा में, या अगर पहले राज्यसभा में गया था तो जाएगा लोकसभा में, ठीक है। तो लेट्स सपोज हमने पहले लोकसभा में भेजा है, ठीक है, अब जाएगा राज्यसभा में, ठीक है। तो राज्यसभा में क्या होगा ना, राज्यसभा में बैठेगी एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी, एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बैठेगी, ठीक है। और अगर इस इन्वेस्टिगेशन कमेटी में, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कमेटी में प्रेसिडेंट जो है, ठीक है, वो गिल्टी पाया गया कि वाकई में उसने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है, तो जो आपका सेकंड हाउस है ना, इस केस में हमने राज्यसभा को माना सेकंड हाउस, तो जो आपका सेकंड हाउस है, ठीक है, वो भी पास कर देगा, पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी। तो वहां पर भी ये इम्पीचमेंट मोशन स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाएगा, ठीक है। और जब स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाएगा तो प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड, इम्पीच्ड, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है आपका वो इम्पीच कर दिया जाएगा, प्रेसिडेंट को है जो रिमूव कर दिया जाएगा। तो एक बार और समझते हैं, इम्पीचमेंट मोशन आएगा, लेके कौन आएंगे, या तो लोकसभा के 1/4 मेंबर लेके आए या फिर राज्यसभा के 1/4 मेंबर इम्पीचमेंट मोशन को लेके आए। प्रेसिडेंट को एडवांस नोटिस दिया जाएगा 14 दिन का, ठीक है। फिर इस पर वोटिंग होगी, वोट कौन कर सकता है बेसिकली आपका, या पार्टिसिपेट कौन करेगा प्रेसिडेंट के रिमूवल में, एमपी सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर सकते हैं, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों, ठीक है, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अलावा कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। फिर पहले हाउस में जाएगा, चाहे वो लोकसभा में जाए चाहे राज्यसभा में जाए, पहला हाउस इसे स्पेशल मेजोरिटी से पास कर देगा, ठीक है। फिर दूसरा हाउस में जाएगा, दूसरा हाउस में एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बैठेगी, और इस इन्वेस्टिगेशन कमेटी में अगर प्रेसिडेंट गिल्टी पाया जाता है तो फिर सेकंड हाउस भी इसे स्पेशल मेजोरिटी से पास कर देगा और प्रेसिडेंट का रिमूवल हो जाएगा, प्रेसिडेंट का रिमूवल कर दिया जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो आई होप आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये पूरा चार्ट आपको इसी तरीके से कॉपी में उतार लेना है और इसको याद रखना है। इसी में से बहुत तरीके के सवालों घुमा के पूछ लेगा। एक तो 14 दिन वाला पूछता है, एक नंबर ऑफ मेंबर्स पूछता है, एक मेजोरिटी में पूछ लेगा कि सिंपल मेजोरिटी चाहिए या स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, एक पूछ लेगा, एक आपको लिख के दे देगा कि इम्पीचमेंट मोशन ऑफ प्रेसिडेंट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। नो, इट इज रॉन्ग, इम्पीचमेंट मोशन ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर इन लोकसभा और इन राज्यसभा, ठीक है। इट इज नॉट फिक्स्ड और एनी सो, ऑलराइट, ठीक है। और ये वाला पूछ सकता है, ये वाला बहुत पूछता है कि इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे या सिर्फ इलेक्टेड पार्टिसिपेट करेंगे या सिर्फ नॉमिनेटेड पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपको ये बात भी अच्छे से याद रखनी है। और ये बात और याद एक देख लेना, नेचर जो होता है ना प्रेसिडेंट के रिमूवल का, इम्पीचमेंट का, प्रेसिडेंट के जो नेचर होता है इम्पीचमेंट, वो क्वासी जुडिशियल होता है, क्वासी जुडिशियल इम्पीचमेंट होता है, ऑलराइट। इतनी बात आपको याद रखनी है कि दिमाग में रखनी है कि जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट जो होता है उसका नेचर क्वासी जुडिशियल होता है, ठीक है, ऑलराइट। फिर आता है आपका आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 कहता है जो प्रेसिडेंट है ना, ठीक है, प्रेसिडेंट का ऑफिस, ठीक है, अगर वेकेंट होता है, ठीक है, अगर वेकेंट होता है, क्यों, या अगर प्रेसिडेंट रिजाइन दे दे तो फिर उसका जो ऑफिस है वो खाली हो जाएगा। जब प्रेसिडेंट रिजाइन दे दिया, ठीक है, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो जाए, अगर प्रेसिडेंट रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, तो भी तो क्या बोलते हैं, जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो खाली हो जाएगा, ठीक है। या फिर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो भी तो उसका जो ऑफिस है वो खाली हो जाएगा। प्रेसिडेंट ने रिजाइन दे दिया, प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडेंट का रिमूवल हो गया, इम्पीचमेंट हो गया, तो भी प्रेसिडेंट नहीं है, और प्रेसिडेंट की डेथ हो गई तो भी प्रेसिडेंट नहीं है, यानी उसका ऑफिस जो है वो खाली हो जाएगा। तो ऐसे केस में ना नया प्रेसिडेंट चाहिए होगा 6 महीने के अंदर अंदर। ये बात स्टार मार लेना, ये क्वेश्चन पूछता है कि न्यू प्रेसिडेंट बोल देगा कि इफ प्रेसिडेंट ऑफिस गेट्स वैकेटेड, ठीक है, और गेट्स वैकेंट देन इन हाउ मेनी मंथ्स न्यू प्रेसिडेंट विल बी रिक्वायर्ड। तो उसमें लिख देगा 3 मंथ, 2 मंथ, 1 साल, नहीं 6 मंथ्स यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कि 6 महीने के अंदर
नया प्रेसिडेंट चुन के आ जाना चाहिए, इलेक्ट होके आ जाना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। फिर देखो, जब प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट हो जाएगा ना, रेजिग्नेशन की वजह से, इम्पीचमेंट की वजह से, या फिर डेथ की वजह से, तो जब तक देखो उन्होंने कहा है कि 6 महीने के अंदर हमें नया प्रेसिडेंट चाहिए। बट ऐसा तो होना होगा कि आज अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली हुआ है ड्यू टू रिजाइन, इम्पीचमेंट और डेथ, तो कल नया प्रेसिडेंट आ जाएगा, इतनी जल्दी इलेक्शन थोड़ा हो जाएगा। तो जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आता है ना उन 6 महीने के अंदर, उस समय तक वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे। उस समय वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे, ये बात याद रखना। और अगर किसी कारणवश वाइस प्रेसिडेंट एब्सेंट है, वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है उस टाइम देश में, ठीक है, प्रेसिडेंट का ऑफिस संभालने के लिए, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है हमारे CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, जब वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं होंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट की ड्यूटीज को डिस्चार्ज करेंगे। और ये बात याद रखना, जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह काम करे या फिर CJI प्रेसिडेंट की तरह काम करे, जो भी पावर्स प्रेसिडेंट के पास रहती हैं वो इन दोनों को मिलेंगी। जो भी प्रिविलेजेस, अलाउंसेस और आपके इमोल्यूमेंट्स, सैलरी वगैरह जो प्रेसिडेंट को दी जाती है, सेम वही सारी चीजें इनको भी मिलेंगी। ऑलराइट, ठीक है। फिर आता है आपका आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 में लिखा हुआ है, मैंने बता रखे पहली बार, जो भी अगर कोई डिस्प्यूट होता है ना प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है, कोई भी अनबन वगैरह कुछ होता है, कोई भी फ्रॉड पाया जाता है, कुछ भी होता है डिस्प्यूट, ठीक है, तो उसको हैंडल कौन करेगा? उसको हैंडल करेगा सुप्रीम कोर्ट। उसको हैंडल करने की जिम्मेदारी किसकी है? सुप्रीम कोर्ट की। ऑलराइट, ठीक है। और कोई अगर बच्चा ये सोच रहा हो कि आर्टिकल 63 और 64 कहाँ गया, तो आपने देखा होगा बीच बीच में गैप है, ठीक है, वो और जगह पर बेसिकली कंपनसेटेड है, वो किसी और जगह के लिए आर्टिकल्स है। ऑलराइट, ठीक है। और अगर लिखना चाहो तो लिख लो, हाईएस्ट पेड पर्सन है प्रेसिडेंट, हाईएस्ट पेड पर्सन ऑफ इंडिया, बेसिकली गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है, कितना? 5 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए मंथ, डिसेंट सैलरी यार, प्रेसिडेंट बन जाओ, कॉर्पोरेट वालों से ज़्यादा कमाओगे। ठीक है, 5 लाख रुपए महीना प्रेसिडेंट की सैलरी है, हाईएस्ट पेड पर्सन होता है प्रेसिडेंट। ऑलराइट, ठीक है। फिर एक आता है आर्टिकल 361, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। देखो आर्टिकल 361 में ना बेसिकली सर्टेन प्रिविलेजेस लिखे हुए हैं प्रेसिडेंट के, तो कुछ मैं बताता हूँ आपको। ही इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। मैंने पहले ही बता रखा है कि जो प्रेसिडेंट जिस तरीके से, ठीक है, अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है, अपनी ड्यूटीज को यूज करता है, ठीक है, उस इस्तेमाल पे कोई भी कोर्ट प्रेसिडेंट से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, और अगर पूछता भी है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट जवाबदार नहीं होगा, प्रेसिडेंट को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे पूछ ही सकता, ठीक है। और इनकेस अगर आप ज्यादा क्यूरियस हो तो बेसिकली जवाब देने की उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। एक केस होता है, ठीक है, एक केस होता है इम्पीचमेंट के टाइम पे। अगर इम्पीचमेंट के टाइम पे उससे पूछताछ करी जाती है, जब उसका रिमूवल हो रहा है, तो वो जब इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाई गई है तो पूछताछ तो करेंगे ही ना, उस टाइम वो जवाबदेह होगा। इन जनरल जब वो अपने प्रेसिडेंट, जब वो अपने ऑफिस में है, जिस टाइम उस पर कोई इम्पीचमेंट मोशन नहीं आया है, उस टाइम अगर वो अपनी ड्यूटीज और पावर्स का इस्तेमाल करता है, तो उस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाएगा कोर्ट कि आपने ये ड्यूटी इस तरीके से इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। ऑलराइट, ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, नो प्रोसेस फॉर अरेस्ट और इम्प्रीजनमेंट कैन बी अंडरटेकन। जिस समय प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में है, मतलब इन द सेंस ये नहीं कि अभी ऑफिस में बैठा है, मतलब जिस टाइम उसका टर्म चल रहा है, ठीक है, उसका टेन्योर चल रहा है, उस टेन्योर के अंडर उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, उसके ऊपर कोई भी बेसिकली उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, ना ही उसको इम्प्रीजन किया जा सकता है। देखिए, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी, उसको अरेस्ट नहीं कर सकते और उसको इम्प्रीजन भी नहीं किया जा सकता। ऑलराइट, ओके, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि आर्टिकल 361 में प्रिविलेजेस लिखे हुए हैं प्रेसिडेंट के। ऑलराइट, तो देखो ये तो हमारा बेसिक पार्ट, प्रेसिडेंट के बारे में जितनी बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। ऑलराइट, अब बात करते हैं हमारे पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर्स है। देखो प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स है, लेजिस्लेटिव पावर्स है, फाइनेंशियल पावर्स है, जुडिशियल पावर्स है, इमरजेंसी पावर्स है, मिलिट्री पावर्स है एंड डिप्लोमेटिक पावर्स है। इतनी पावर है भाई। देखो दुनिया में थानोस का नाम तो वैसे ही बदनाम है, सबसे ज्यादा पावरफुल तो प्रेसिडेंट है, ठीक है। अभी देखोगे कितने पावरफुल है, कौन है असली हीरो, वो आगे आपके जाको आपके आगे जाओगे तो पता चलेगा। अभी तो ये पावर्स पढ़ लो, ठीक है।
सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जीक्यूटिव पावर्स की, ठीक है। देखो, जितने भी मैंने पहले बता दिया कि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आर फॉर्मली टेकन हिज इन हिज नेम। बेसिकली प्रेसिडेंट का बस नाम रख दिया जाएगा कि हाँ भाई प्रेसिडेंट एक्शन ले रहा है। बेसिकली उसके पीछे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर है, जो रियल वाले हैं, रियल एग्जीक्यूटिव हेड, तो वो लोग हैं। इनके तो बस नाम पे पावर का इस्तेमाल हो रहा है, प्रेसिडेंट के नाम पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पावर्स हैं उनका इस्तेमाल होता है। ऑलराइट, तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये बात याद रखना, ये पूछता है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने यहाँ पर एक एक जगह लाके आपको कंबाइन करके लिख दिया। आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना याद करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जितने भी सेंटर लेवल के अपॉइंटमेंट होते हैं ना, वो प्रेसिडेंट करता है। सेंटर लेवल के अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। तो किस किस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है? प्राइम मिनिस्टर का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, COUNCIL, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, ठीक है। अटॉर्नी जनरल का, कैग यानी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है आपका कैग, ठीक है। उसकी भी, उसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा। गवर्नर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आपका यूपीएससी होता है ना, उसके मेंबर्स जो हैं वो बेसिकली उसके जो चेयरमैन और मेंबर्स हैं उसको प्रेसिडेंट इलेक्ट करेगा। फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर को बेसिकली अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। इलेक्शन कमीशन के, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट करेगा। इंटर स्टेट काउंसिल अपॉइंट करेगा। ST SC एंड OBC की कमीशन को अपॉइंट करेगा। और जो आपके बेसिकली यूनियन टेरिटरीज है ना, उनको वो डायरेक्टली एडमिनिस्टर करता है। आपको पता होगा कि आपकी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, उसको जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली एडमिनिस्टर करता है, ठीक है। डायरेक्टली एडमिनिस्टर द यूनियन टेरिटरीज थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम। एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करता है, ठीक है। अब यार हर जगह प्रेसिडेंट अवेलेबल तो नहीं हो सकता, ऑल्दो डायरेक्टली एडमिनिस्टर करता है। डायरेक्टली प्रेसिडेंट के अंडर में होती है यूनियन टेरिटरी, बट उसे भी तो पावर यार, 8 यूनियन टेरिटरी है तो उसे भी चलाने के लिए एक ना एक एडमिनिस्ट्रेटर तो चाहिए होगा। तो बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करता है वो हर एक यूटी में, ठीक है। और फिर उन एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू वो डायरेक्टली एडमिनिस्टर करता है यूनियन टेरिटरीज को, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये वाला पॉइंट भी अच्छे से याद रखना है, डायरेक्टली एडमिनिस्टर्स यूनियन टेरिटरीज थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंटेड बाय हिम, ठीक है। ऑलराइट, फिर ये तो हो गई आपकी एग्जीक्यूटिव पावर्स। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स की, ठीक है। ही कैन समन और प्रोरोग द पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट को समन कर सकता है। बेसिकली आप कह सकते हो समन का मतलब कलेक्ट करना, गैदर करना, कॉल फॉर, या फिर बेसिकली उनको पार्लियामेंट को इकट्ठा होने के लिए बोलना, यानी पार्लियामेंट को स्टार्ट करना, इनिशिएट करना, ठीक है, उसके सेशन को इनिशिएट करना। देखो, ही कैन समन पार्लियामेंट को समन कर सकता है, या फिर प्रोरोग, खत्म भी कर सकता है, ठीक है। सेशन को पार्लियामेंट के शुरू भी कर सकता है और खत्म भी कर सकता है, यानी पार्लियामेंट को समन भी कर सकता है और प्रोरोग भी कर सकता है, ठीक है। ही कैन समन, और समन यानी कि कलेक्ट करना या गैदर करना, ठीक है। और बेसिकली प्रोरोग यानी खत्म करना, ठीक है। ही कैन समन और प्रोरोग दी पार्लियामेंट। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा का बेसिकली डिसोल्यूशन, ठीक है, डिसॉल्व करना, बेसिकली लोकसभा को खत्म करना, ठीक है। तो लोकसभा को अगर खत्म करना है, ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट कर सकता है। तो और एक बात याद रखना, आपका जो राज्यसभा होता है ना, राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा आपका परमानेंट हाउस होता है, परमानेंट हाउस होता है, ठीक है। इसकी वजह से राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं हो सकती, राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया सकता। जबकि जो लोकसभा है उसका डिसोल्यूशन हो सकता है, उसको डिसॉल्व किया जा सकता है, उसको खत्म किया जा सकता है, ठीक है। ऑल राइट, फिर होता है कैन ऑल्सो समन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। एक अभी केस आएगा आपका, ठीक है, डेडलॉक की कंडीशन वाला, ठीक है। डेडलॉक की कंडीशन अभी आप समझेंगे क्या होगा। तो डेडलॉक की कंडीशन में, ठीक है, बेसिकली डेडलॉक की कंडीशन में जो आपका लोकसभा राज्यसभा होता है उनके बीच में क्लैश हो जाता है डिसीजन को लेके, तो उस टाइम वहां पर डिसीजन अटक जाता है। तो उस डिसीजन की कंडीशन में क्या होगा कि डेडलॉक लग जाएगा, और डेडलॉक की कंडीशन में प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस को साथ में बिठा के बेसिकली बातचीत करवा सकता है। तो कैन ऑल्सो समन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। फिर अगली बात, ही नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा फ्रॉम अमंग्स
पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। ठीक है, तो देखो प्रेसिडेंट 12 ऐसे मेंबर्स को नॉमिनेट करता है राज्यसभा में, ठीक है, जिनके पास स्पेशल नॉलेज हो या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, किसमें, लिटरेचर की फील्ड में, साइंस की फील्ड में, आर्ट की फील्ड में, या फिर सोशल सर्विस की फील्ड में। बेसिकली आप कह सकते हो कि इन्होंने इन फील्डों में बहुत अच्छा कोई काम किया हो, कोई बहुत ही सराहनीय एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया हो, या फिर इनके पास कोई बहुत ही स्पेशल नॉलेज हो इन फील्ड की। ठीक है, तो इन फील्ड के कुछ चुनिंदा लोगों को, ऐसे 12 लोगों को प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा में नॉमिनेट करता है। ठीक है, पहले 2 मेंबर करता था प्रेसिडेंट लोकसभा में भी, लेकिन वो अब लोकसभा वाला खत्म हो चुका है। ठीक है, तो आपको बस अगर कहीं पर बोले कि लोकसभा में भी 2 मेंबर नॉमिनेट करता है तो बात नहीं, अब नहीं करता है, वो खत्म हो गया, वो हिस्ट्री है। ठीक है, जस्ट वेक अप एंड स्मेल द कॉफी like 370 is history, just like that 2 members that were being nominated in the Lok Sabha by president, that is also history। ठीक है, क्या कोटेशन बोला है डॉक्टर एस जयशंकर सर का ठीक है, ऑलराइट, तो ये बात भी याद रखने की है कि सिर्फ 12 मेंबर्स को राज्यसभा में वो नॉमिनेट करता है। देखो फिर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई कैसे करेगा प्रेसिडेंट? जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का डिस्क्वालिफिकेशन करना होगा ना, तो प्रेसिडेंट ईसीआई से एडवाइस लेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एडवाइस लेगा, और उस एडवाइस के बाद प्रेसिडेंट जो है वो इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बेसिकली आपका डिस्क्वालीफाई कर देगा। ठीक है, इसका डिस्क्वालिफिकेशन कर देगा। तो ये बात याद रखनी है कि जब प्रेसिडेंट किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करता है तो वो ईसीआई की यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एडवाइस लेता है। फिर यहाँ इसी में जो आपका लेजिस्लेटिव पावर्स है ना, उसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट और लिख लो, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट any member to preside over any proceeding in Lok Sabha if both speaker and deputy speaker are एब्सेंट। तो ले समझो कोई प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है, लोकसभा में, और अगर उस समय स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो लोकसभा के होते हैं, ठीक है, वो दोनों ही एब्सेंट है, तो प्रेसिडेंट किसी भी मेंबर ऑफ लोकसभा को उठा के कह देगा कि ये जो प्रोसीडिंग चल रही है इसको आप बेसिकली प्रिसाइड करिए, या फिर इस टाइम हाउस के हेड बन के आप रहिए। ठीक है, तो प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एनी मेंबर टू प्रिसाइड ओवर एनी प्रोसीडिंग इन लोकसभा if both speaker and deputy speaker are absent। ठीक है, सेम यही केस राज्यसभा में भी होगा, सेम इन राज्यसभा। अगर आपका चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन दोनों एब्सेंट है तो राज्यसभा के किसी भी मेंबर को उठा के प्रेसिडेंट कह देगा कि आप आज इस प्रोसीडिंग का हेड बन के रहिए। तो ये बात अपनी कॉपी में लिख लेना अच्छे से। ठीक है, आई होप आप स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी लिखते हो आप लिख लोगे। ठीक है, ऑलराइट। फिर देखो लेजिस्लेटिव पावर में एक और चीज आती है आपकी, आपके जैसे मैंने बताया ना बिल होता है। ठीक है, बिल क्या होता है? बिल एक प्रपोजल होता है। अगर आपको कोई लॉ बनाना है या ठीक है कोई लॉ बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? एक बिल को प्रपोज करोगे पार्लियामेंट में। ठीक है, बिल को प्रपोज करोगे, फिर अगर वो बिल आपके लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो जाता है, ठीक है, तो वो फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है। ठीक है, फिर प्रेसिडेंट इस पर फाइनल डिसीजन देता है। तो उसके पास बेसिकली क्या क्या चॉइसेस है? जब लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो गया है, ठीक है, अब वो बिल प्रेसिडेंट के पास गया है, अब प्रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट कर सकता है। अगर प्रेसिडेंट कहता है कि ठीक है मैंने एक्सेप्ट कर लिया है ये जो बिल है, जब प्रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट कर लेगा ना तो वो बिल एक्ट बन जाएगा। अब जब वो एक्ट बन जाएगा यानी वो लीगल हो जाएगा। अभी तक तो एक प्रपोजल था, लेकिन जब प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट कर लिया तो अब वो एक एक्ट बन जाएगा, यानी एक लीगल तरीके से वो एक कानून बन जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट कर सकता है प्रेसिडेंट का ठीक है बना दो। विथहोल्ड कर सकता है, विथहोल्ड यानी बेसिकली उसको रोक सकता है किसी भी कारणवश उसको लग रहा है कि अभी मैं इसको डिसीजन नहीं देना चाहता हूँ तो उसको वो रोक सकता है, विथहोल्ड कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। उसने रिजेक्ट कर दिया, बोले नहीं ले जाओ उठा के ले यहाँ से, नहीं बनेगा ये। ठीक है, तो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर दिया नहीं ये एक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, रिकंसिडर के लिए रिटर्न कर, उसे समझ में तो आया, उसने कहा देखो एक्ट तो बन सकता है, ठीक है, लेकिन मुझे इसमें कुछ कमियां लग रही है, तो वो रिकंसिडरेशन दोबारा कंसीडर करने के लिए भेज देगा। तो यहाँ पर दो बातें समझना, जब ऐसा कोई बिल पार्लियामेंट में आएगा ना, जब बिल की बात हो रही है पार्लियामेंट की यानी आपकी यूनियन की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो अगर पार्लियामेंट में ऐसा कोई बिल आया है, ठीक है,
और प्रेसिडेंट के पास गया और प्रेसिडेंट ने उसे रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन किया है, उसने रिटर्न किया है रिकंसिडर करने के लिए। तो अब जो रिकंसिडर्ड बिल आएगा ना, रिकंसिडर्ड बिल जो अब आएगा, बेसिकली जो आपकी पार्लियामेंट होगी वो उस पर दोबारा से विचार करके उसको दोबारा से रिकंसिडर करके प्रेसिडेंट के सामने अब जब रखेगी ना, ठीक है, तो रिकंसिडर्ड बिल प्रेसिडेंट हैज टू एक्सेप्ट इट। अब प्रेसिडेंट के पास चॉइस नहीं है कि वो एक्सेप्ट ना करे। अगर उसने रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है और बेसिकली बिल दोबारा से रिकंसिडर होकर प्रेसिडेंट के सामने वही बिल आ गया है रिकंसिडरेशन के बाद, तो अब उस रिकंसिडर्ड बिल को प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, यानी उसको एक्ट बनाना ही पड़ेगा। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वहीं अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर का बिल है, स्टेट लेजिस्लेचर का बिल है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर का बिल है, तो अगर स्टेट लेजिस्लेचर के बिल को प्रेसिडेंट बोलता है कि इसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजो, अगर प्रेसिडेंट उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजता है और स्टेट लेजिस्लेचर में रिकंसिडर होके रिकंसिडर्ड बिल फिर से प्रेसिडेंट के सामने रखा जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू एक्सेप्ट इट। प्रेसिडेंट के ऊपर ऐसी कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो उसको एक्सेप्ट करना ही करना पड़ेगा। वो कहेगा दोबारा ले जाओ, दोबारा रिकंसिडर करके लाओ, ठीक है, या फिर उसको रिजेक्ट कर देगा, विथहोल्ड कर देगा, ठीक है। उसके प्रेसिडेंट के पास अगर स्टेट लेजिस्लेचर का कोई बिल है, वो उसे रिकंसिडरेशन के लिए भेजता है और रिकंसिडर होने के बाद स्टेट लेजिस्लेचर से वो बिल दोबारा प्रेसिडेंट के सामने रखा जाता है, तो प्रेसिडेंट अंडर कोई भी ऑब्लिगेशन उसको एक्सेप्ट करने के लिए नहीं है। यानी प्रेसिडेंट चाहे तो उसको एक्सेप्ट करे, चाहे तो उसको दोबारा भेज दे कि ले जाओ वापस से इसको कंसीडर करके लाओ। जबकि पार्लियामेंट के केस में क्या था, अगर रिकंसिडर्ड बिल आ गया प्रेसिडेंट के सामने तो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, यानी उसको एक्ट बनाना ही पड़ेगा। और देखो प्रेसिडेंट रिटर्न कर रहा है ना बिल को, तो कौन से बिल को रिटर्न नहीं कर सकता? अगर वो बिल मनी बिल है ना, अगर वो बिल, ये बहुत 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 स्टार बना लेना, अगर वो बिल मनी बिल है तो प्रेसिडेंट उसको रिटर्न फॉर रिकंसिडर नहीं कर सकता। फिर आता है आपका इसी में एक ऑर्डिनेंस पावर। ऑर्डिनेंस पावर ये है आर्टिकल 123 में दी गई है, ठीक है। ऑर्डिनेंस पावर के अंडर में क्या करता है प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज ओनली व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। बेसिकली आपको पता होगा कि पार्लियामेंट के सेशंस रहते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, ठीक है। और बेसिकली आपका हर सेशन के बीच में, ठीक है, 1 महीने की छुट्टी रहती है, 1 महीने की छुट्टी रहती है। तो जिस टाइम पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगी, यानी पार्लियामेंट उस 1 महीने में सेशन में नहीं होगी, ठीक है, जिस समय पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगी उस समय प्रेसिडेंट लॉ बना सकता है, ठीक है। वो लॉ अप्रूव होगा ना, अब लॉ को अप्रूव भी तो कराना पड़ता है। दैट लॉ कैन बी अप्रूव बाय पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स फ्रॉम इट्स रीअसेंबली, ठीक है। जब आपकी जो पार्लियामेंट रीअसेंबल होगी ना, ठीक है, उसके 6 हफ्ते के अंदर में उस बिल को, उस बेसिकली लॉ को अप्रूव करना पड़ेगा पार्लियामेंट को। अप्रूव बाय पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स फ्रॉम इट्स रीअसेंबली। 6 वीक्स यानी 42 दिन में, 42 डेज में पार्लियामेंट उस लॉ को अप्रूव कर देगी जो कि प्रेसिडेंट ने बनाया है, ठीक है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी। मैक्सिमम वैलिडिटी कितनी है उस लॉ की? वो लॉ 6 महीने तक वैलिड रह सकता है, ठीक है, वो लॉ 6 महीने तक वैलिड रहेगा। एडवाइस किसकी लेगा प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट जब ऐसा कोई लॉ बनाएगा ना तो किसकी एडवाइस लेगा एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ये बनाएगा। नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर, ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, वो इसको खुद से नहीं, अपनी मनमर्जी से ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकता है, ठीक है, उसको एडवाइस लेनी पड़ेगी किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। और इस पावर से अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और प्रेसिडेंट अपनी ऑर्डिनेंस पावर का यूज करते हुए कोई लॉ बनाता है तो वो उस पावर से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का कोई भी ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकता है जिससे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे। ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा जिससे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो जाए। तो ये बात याद रखना, ऑर्डिनेंस पावर से प्रेसिडेंट कैन नॉट अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आई होप आपको इतनी बातें सारी समझ में आ गई होंगी। तो ये बात याद रखने की है कि 6 वीक्स यानी कि 42 दिन का अप्रूवल लगता है ऑर्डिनेंस पावर के अंडर में बनाए हुए लॉ को प्रेसिडेंट के द्वारा। मैक्सिमम वैलिडिटी कितनी होती है? 6 मंथ की। एडवाइस लेता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता है ऑर्डिनेंस पावर के अंडर में, ठीक है। ऑल राइट, फिर आती है आपकी इसी के अंडर में वीटो पावर्स। वीटो पावर्स नाम सुना होगा आपने, वीटो पावर। वीटो पावर्स आती है आर्टिकल 111 के अंडर में, ठीक है। वीटो पावर के अंडर में क्या कहता है?
कौन कौन सी वीटो पावर है हमारे प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। पहली होती है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो में क्या होगा, मैंने बताया ना कि जब कोई बिल, ठीक है, आपका चाहे वो पार्लियामेंट में हो, ठीक है, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में, सपोज पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा से दोनों से पास होकर अब बिल प्रेसिडेंट के सामने आया है, ठीक है, कि अब प्रेसिडेंट को अपना डिसीजन लेना है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास ये 3 वीटो पावर होती है उस केस में। देखो, अगर प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो का यूज करता है, इसका मतलब क्या है, विथ होल्डिंग ऑफ एक्सेंट टू द बिल पास बाय लेजिस्लेचर, यानी वो विथ कर देगा, बेसिकली उस बिल पे रोक लगा देगा, और बिल विल नेवर बिकम एन एक्ट, ठीक है। बिल फिर अगर प्रेसिडेंट ने एब्सोल्यूट वीटो का यूज कर लिया किसी बिल के ऊपर, तो वो बिल कभी भी एक्ट नहीं बनेगा, यानी वो कभी भी बेसिकली प्रेसिडेंट की हामी उसको नहीं मिलेगी। प्रेसिडेंट यानी सिंपल भाषा में उसको विथहोल्ड कर रहा है, उसको वहीं पर खत्म कर दे रहा है। बिल विल नेवर बिकम एक्ट, उसने वहीं पर उस बिल को खत्म कर दिया एब्सोल्यूट वीटो का यूज करते ही। एब्सोल्यूट वीटो के अंदर क्या होगा, विथहोल्ड ऑफ एक्सेप्टिंग टू द बिल पास्ड बाय लेजिस्लेचर, ठीक है। यहाँ पर ये वाली बात है ना, एब्सोल्यूट वीटो में बिल विल नेवर बिकम एक्ट, ठीक है। ऑलराइट, फिर अगर उसके पास दूसरी वीटो कौन सी है, वो है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो के अंदर में क्या करेगा, पार्लियामेंट से पास होकर बिल आया प्रेसिडेंट के सामने, सस्पेंसिव वीटो का यूज करते हुए उसने रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन कर दिया। उसने बेसिकली जो बिल था, ठीक है, उसको रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर दिया। और किस वीटो पावर के अंडर में वो रिटर्न कर सकता है रिकंसिडरेशन के लिए, सस्पेंसिव वीटो। अगर वो सस्पेंसिव वीटो यूज करेगा तो वो रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर देगा, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। पॉकेट वीटो, अगर वो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करता है, ठीक है, तो वो इनडेफिनेट टाइम के लिए बिल को होल्ड करके रख सकता है, ठीक है। बेसिकली इनडेफिनेट टाइम के लिए बिल को अपने पास होल्ड करके रखेगा, उसके ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कितने टाइम तक वो बेसिकली बिल को होल्ड करके रखे अपने पास, ठीक है। इनडेफिनेट टाइम तक बिल को होल्ड करके रख सकता है, यानी बिल को इनडेफिनेट टाइम तक वो एक्ट नहीं बनने देगा। लेकिन लेकिन यहाँ पर कैच है, पॉकेट वीटो केस में एक टाइम के बाद जो है बिल एक्ट बन सकता है। यहाँ पर तो उसने खत्म कर दिया। एब्सोल्यूट वीटो केस में तो जहां उसने एब्सोल्यूट वीटो यूज करी प्रेसिडेंट ने, वहां पर आपका बिल अब कभी एक्ट नहीं बनेगा। बट यहाँ पर एब्सोल्यूट वीटो और पॉकेट वीटो में बेसिकली आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पॉकेट वीटो का मतलब है, लेट्स सपोज आपने अपने पापा से कहा कि मेरे को एक लैपटॉप चाहिए, ठीक है, एक लैपटॉप चाहिए, ठीक है। तो तुम्हारे आपके पापा ने उसको अपनी एक क्या कहते हैं वो मंथ की लाने वाली लिस्ट नहीं होती ना, मंथ में क्या क्या परचेस करना है, ठीक है, उसमें लिख के रख लिया, ठीक है, उसमें लिख के रख लिया कि हाँ ये भी मेरे को चीज़ एक टाइम बाद परचेस करनी है, और उसको अपनी जेब में डाल दिया। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि अब आपके फादर कब ला के देंगे, हो सकता है कल ला दें, हो सकता है हफ्ते भर बाद लाएं, हो सकता है 2 हफ्ते भर बाद लाएं, हो सकता है महीने भर बाद लाएं। लेकिन अगर आपके पिताजी ने हामी भरी है, ठीक है मैं ला दूंगा, और उसको अपनी लिस्ट में रख के जेब में रख लिया है, यानी वो आएगा तो, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि कब आएगा। उसी तरीके से अगर प्रेसिडेंट ने पॉकेट वीटो यूज करी है, तो उसने वो बिल को उठा के समझ लो अपनी जेब में रख लिया है। बिल बनेगा तो, लेकिन ये टाइम नहीं पता भाई कब बनेगा। अभी उसने होल्ड पे डाल दिया है, आपके पिताजी की तरह लैपटॉप की पर्ची को जेब में डाल दिया, ला देंगे बेटा, देखा जाएगा, समय आएगा देखा जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, ओके। आई होप आपको ये तीनों वीटो समझ में आ गई होंगी। एक वीटो और होती है, वो हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास नहीं होती, वो होती है क्वालिफाइड वीटो, ठीक है। क्वालिफाइड वीटो होती है अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास, तो आपको खैर उसको जानने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इतना ही जान लो, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो, ठीक है। ऑलराइट, फिर आती है फाइनेंशियल पावर्स। क्या क्या फाइनेंशियल पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास, देखो। जो मनी बिल है ना, मनी बिल, ठीक है, ये बात याद रखना, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ओनली। जो मनी बिल होता है ना, ये बात याद रखना, वो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछता है वो, ये बताइए, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी के, कि मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली, ठीक है, सिर्फ लोकसभा में ही मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अगर कोई बोले कि मनी बिल कैन ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, तो नहीं, वो बात गलत है। विथ प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, जब आप मनी बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस करोगे ना, तो प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन लगेगी। प्रेसिडेंट की प्रायर मतलब इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी लोकसभा में मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले। ऑलराइट, ठीक है। ही कॉजेज टू बी लेड बिफोर द एनुअल स्टेटमेंट, जो आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ना, जिसे हम बेसिकली बजट भी कहते हैं, तो बजट तो वर्ड जो है वो मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड बजट है वो मेंशन नहीं है। क्या मेंशन है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसके अंडर में, आर्टिकल आपका 112,
आर्टिकल 112 के अंडर में आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली पेश है। तो देखो जो आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा ना, वो प्रेसिडेंट बेसिकली पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस के सामने रखेगा। जब देश का बजट आता है ना, तो क्या करता है, तो कौन उसको रखता है दोनों हाउसेस के सामने, वो रखता है प्रेसिडेंट। तो ये बात याद रखनी है कि प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस के सामने, ही कॉजेज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में दोनों हाउस आते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सामने वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बजट को रखेगा। कौन? प्रेसिडेंट। ठीक है। फिर देखो जो ग्रांट्स दिए जाते हैं ना, ग्रांट्स यानी कि बेसिकली जो पैसा दिया जाता है, ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स को यूज करने के लिए या फिर और किसी मैटर में जो पैसा दिया जाता है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे ही दिया जाएगा। जब प्रेसिडेंट कह देगा कि हाँ भाई इस स्टेट को जरूरत है, इस स्टेट को पैसा दे दिया जाए, तो बेसिकली फाइनल जो रिकमेंडेशन या फाइनल जो परमिशन लगेगी वो प्रेसिडेंट की लगेगी। यानी अगर ग्रांट दिए जा रहे हैं, ठीक है, पैसा दिया जा रहा है किसी स्टेट को, ठीक है, तो उस केस में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लगती है। ठीक है, तो ग्रांट्स जो देगा वो प्रेसिडेंट देगा, ये बात भी याद रखनी है। ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। देखो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया बेसिकली आप समझ लो एक फंड होता है आपका, ठीक है, जब कोई अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर आ गया ना, कोई आपदा आ गई, ठीक है, इस टाइप से पहले से नहीं पता था कि अचानक से पैसे की जरूरत पड़ जाएगी। जब अचानक से देश में पैसे की जरूरत पड़ जाती है ना, तो उस टाइम एक हमारे पास होता है कंटिजेंसी फंड। तो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में से उस समय जो पैसा निकाला जाएगा ना, ठीक है, वो भी प्रेसिडेंट की परमिशन से ही या प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से ही निकाला जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट उस पर बेसिकली अपनी हामी भरेगा, अपनी एक्सेप्टेंस देगा, तभी किसी भी अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर के लिए कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाला जाएगा। तो ये बात देखो, यहाँ पर दो क्वेश्चन बन गए कि अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर, ठीक है, कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो अचानक से जरूरत पड़ गई, कोई आपदा आ गई या फिर किसी और कारण से, ठीक है, देश के किसी हिस्से में पैसे की जरूरत पड़ गई है, ठीक है, तो उस समय पैसा कहां से लिया जाएगा? उस समय पैसा लिया जाएगा कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से। और किसकी रिकमेंडेशन लगेगी? प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लगेगी। ठीक है, ऑल राइट। और प्रेसिडेंट क्या करता है? प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट्स अ फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर्स। हर 5 साल में प्रेसिडेंट आपकी जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है ना, उसको बेसिकली चुनता है या अपॉइंट करता है हर 5 साल में। ठीक है, ये हो गई उसकी फाइनेंशियल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। फिर आता है आपका जुडिशियल पावर्स। जुडिशियल पावर्स क्या क्या है प्रेसिडेंट के पास? ही अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जो आपके चीफ जस्टिस हैं और सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जज है ना, उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ये बात मैं आपको पिछले अपॉइंटमेंट में लिखा चुका हूं। ठीक है, कैन टेक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। देखो प्रेसिडेंट जो है ना, वो किसी मैटर पे सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है, बट ये एडवाइस कैसी होगी? ये एडवाइस होगी एडवाइजरी एंड नॉट बाइंडिंग। इसका मतलब ये है कि अगर प्रेसिडेंट कहता है सुप्रीम कोर्ट से कि मेरे को इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपसे एडवाइस चाहिए, तो वो सिर्फ एडवाइस होगी, वो एडवाइजरी होगी, यानी लेनी हो लो, नहीं लेनी मत लो। प्रेसिडेंट चाहे तो उस एडवाइस को कंसीडर करे, चाहे तो ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दे दी है, अब प्रेसिडेंट उसको हो सकता है यूज में लाए, हो सकता है यूज में ना लाए। बेसिकली बाइंडिंग नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि ऐसा करना ही करना पड़ेगा। एडवाइजरी है सिर्फ, मानना हो तो मान लो, नहीं मानना तो ना मानो। ठीक है, ऑलराइट। इसी के अंडर में आती है पार्डन पावर्स। बेसिकली आपका जो प्रेसिडेंट है उसके पास आर्टिकल 72 में उसकी पार्डन पावर्स लिखी हुई है। ठीक है, पार्डन पावर्स क्या है? पार्डन पावर बेसिकली आपकी होती है, जैसे मान लो किसी किसी बंदे को सजा मिली हुई है, ठीक है, किसी बंदे को सजा मिली हुई है, तो उस केस में प्रेसिडेंट जब अपनी पार्डन पावर्स का यूज करता है ना, तो उसके पास बेसिकली 5 तरीके की पार्डन पावर्स होती है। अगर वो बेसिकली पार्डन पावर में पार्डन का यूज करता है, पार्डन यानी उसने सजा माफ कर दी, टू सेट फ्री, बंदे को बरी कर दिया, बरी सही लिखा मैंने, ठीक है, बंदे को रिहा कर दिया, टू सेट फ्री, अगर पार्डन देता है प्रेसिडेंट किसी अपराधी को। रिप्रीव एक देता है, रिप्रीव, स्टे ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस फॉर टेम्परेरी पीरियड, टेम्परेरी पीरियड के लिए सजा को रोक दिया जाता है, सजा को रोक देना। अगर प्रेसिडेंट किसी को रिप्रीव देता है तो टेम्परेरी, ठीक है, टेम्परेरी पीरियड के लिए उसकी सजा को रोक दिया जाता है, रोक दिया जाता है, टेम्परेरी रोका जाता है। ठीक है, कोई हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए उसकी सजा को रोक दिया जाएगा। अगर प्रेसिडेंट किसी को रेस्पाइट देता है, रेस्पाइट का मतलब क्या है? अवॉर्डिंग लेसर पनिशमेंट ऑन स्पेशल ग्राउंड। स्पेशल केसेस में, ठीक है,
सजा को कम कर दिया जाता है, सजा को कम करना स्पेशल केसेस में जैसे कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, उसको अगर सजा मिली है तो अगर प्रेगनेंसी के केस में उसकी जो सजा होगी बेसिकली वो कम कर दी जाएगी, ठीक है, या फिर जो उसकी जो टफनेस है सजा की वो कम कर दी जाएगी, ठीक है। फिर अगर प्रेसिडेंट किसी को रिमिशन देता है ना, तो रिडक्शन ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। यहां पर क्या होता है, रिमिशन देता है तो टाइम रिड्यूस कर दिया जाता है, टाइम रिड्यूस कर दिया जाता है सजा का, बट जो सजा दी गई है ना, जो सजा का कैरेक्टर है, ठीक है, उसकी टफनेस वगैरह में कोई भी कमी नहीं करी जाती है। रिडक्शन ऑफ सेंटेंस यानी कि टाइम को कम कर दिया जाएगा। अगर 5 साल की सजा मिली है तो हो सकता है 2 साल कम करके उसको अब 3 साल ही सजा काटनी पड़े, ठीक है। अगर वो कम्यूटेशन देता है तो कम्यूटेशन के केस में क्या होता है, चेंजेस कैरेक्टर ऑफ पनिशमेंट बट द सेंटेंस रिमेन द सेम, ठीक है। जितना टाइम की सजा मिली है वो तो वही रहेगी, बस उसका कैरेक्टर चेंज कर देगा, ठीक है। हो सकता है जो आपकी कोई सजा मिली है उस सजा को हटा के कोई दूसरी सजा बेसिकली दे दी जाए, ठीक है। चेंजेस कैरेक्टर ऑफ पनिशमेंट बट सेंटेंस रिमेन द सेम, टाइम वही रहेगा, जो सजा का कैरेक्टर है, ठीक है, वो बदल दिया जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अगर इसको देखो याद करना है ना, तो जैसे कम्यूटेशन में याद करना सी कम्यूटेशन चेंज कैरेक्टर, कम्यूटेशन चेंज कैरेक्टर, ठीक है। फिर आपका जो रिप्रीव है, ठीक है, रिप्रीव में याद रखना पीरियड, पी से पीरियड याद रखना, पीआर से आप बेसिकली पीरियड याद रख सकते हो, पीआर से पीरियड यानी टेम्परेरी पीरियड के लिए सजा को रोक दिया जाता है, ठीक है। फिर रिस्पाइट में एसपी, स्पेशल ग्राउंड्स के बेसिस पे सजा को कम कर दिया जाता है, ठीक है। और फिर आपका जो रिमिशन आता है, ठीक है, पार्डन तो आपको पता ही है, सेट फ्री, और फिर रिमिशन आप कर सकते हो, ठीक है, रिडक्शन ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग कैरेक्टर। ऑलराइट, जब आपको इतने शॉर्टकट जैसे आपको शॉर्ट ट्रिक पता होगी तो आप बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। ऑलराइट, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर एक चीज और लिख लो यार यहीं पे, इसी में पार्डन पावर के केस में, ठीक है, डेथ सेंटेंस माफ करना, ठीक है, और कोर्ट मार्शल, ठीक है, माफ करना, ये प्रेसिडेंट कर सकता है। प्रेसिडेंट अगर चाहे तो वो डेथ सेंटेंस को भी माफ कर सकता है, और अगर कोर्ट मार्शल हो रहा है तो वो उसको भी माफ कर सकता है, कोर्ट मार्शल ना हो। डेथ सेंटेंस बेसिकली जो आपका फांसी वगैरह देने का हो जाता है कि इसे फांसी दे दी जाए, तो फांसी को भी माफ कर सकता है कि इसको फांसी नहीं दी जाएगी, ठीक है। और कोर्ट मार्शल को भी माफ कर सकता है कि इसको कोर्ट मार्शल इसका ना किया जाए। तो ये दोनों पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है, ये गवर्नर के पास नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ ये भी लिख लो कि ये प्रेसिडेंट कर सकता है, ठीक है, गवर्नर के पास यह दोनों पावर नहीं होती। तो जो गवर्नर है, ठीक है, वो डेथ सेंटेंस को माफ नहीं कर सकता और कोर्ट मार्शल को माफ नहीं कर सकता, ठीक है, ये सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है, गवर्नर नहीं कर सकता। ऑलराइट, तो ये बात भी आप अपनी कॉपी में लिख लेना। आई होप आपको इतनी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। फिर आता है आपकी इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी पावर्स क्या क्या है प्रेसिडेंट के पास, देखो, प्रेसिडेंट इमरजेंसी पावर के अंडर में नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है, स्टेट इमरजेंसी लगा सकता है जिसे प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, ठीक है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगा सकता है। अब अगर किसी बच्चे ने पहला मेरा लेक्चर देखे होंगे पहले के, ठीक है, तो वो बोलेगा यार कि आपने तो बोला था कि स्टेट इमरजेंसी जो है, ठीक है, वो सिर्फ आर्टिकल 356 के अंडर में लगती है। तो बेसिकली जब हम मेजोरिटी केस में देखते हैं ना, ठीक है, तो हम आर्टिकल 356 को कंसीडर करते हैं, बट जो स्टेट इमरजेंसी है, स्टेट में लगाई जाने वाली इमरजेंसी, वो 2 कारण से लग सकती है। एक कारण आता है 356 के अंडर में और एक कारण आता है 365 के अंडर में, ठीक है। तो ये दोनों ही सही है, ठीक है, लेकिन अगर कहीं कहीं पर 356 भी लिखा है ना सिर्फ आर्टिकल, तो वो भी सही है, कि मैंने ये बेसिकली थोड़ा सा डिटेल में बता दिया है कि 365 के अंडर में भी स्टेट इमरजेंसी लगती है, ठीक है, 352, 356 और 360, और यहाँ पर 365 भी, ठीक है। तो ये है आपका प्रेसिडेंट कैन इम्पोज नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट लगा सकता है इमरजेंसी पावर्स के अंडर में। फिर आती है मिलिट्री पावर्स। मिलिट्री पावर्स क्या क्या है, वाह, ये हुई कुछ मुद्दे की बात, ठीक है। देखो, प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया। तो आपकी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनका सुप्रीम कमांडर कौन है, आपके प्रेसिडेंट साहब इन तीनों के सुप्रीम कमांडर हैं, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के। प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं
आर्मी के चीफ को, नेवी के चीफ को एंड एयरफोर्स के चीफ को, इन तीनों जो हमारे डिफेंस फोर्सेस के चीफ को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। डिक्लेयर वॉर, अगर प्रेसिडेंट जो, अगर जब हमारे देश से किसी देश में वॉर डिक्लेयर करी जाती है कि हमारे किसी देश से वॉर हो गई है, तो वो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे, बट पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बाद। जब पार्लियामेंट अप्रूव कर देगी कि वॉर, बेसिकली पार्लियामेंट वॉर अप्रूव कर देगी, तो प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देंगे कि हाँ भाई जंग छिड़ गई है, उठाओ जूते चप्पले और सूतो पाकिस्तान को मतलब जो सपाट, बट हाँ ठीक है, प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं वॉर। ऑलराइट, ठीक है। फिर बात करते हैं डिप्लोमेटिक पावर्स की, ठीक है। डिप्लोमेटिक पावर्स की, डिप्लोमेटिक पावर में क्या क्या है, इंटरनेशनल ट्रीटीज जो होती है ना, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रीटीज बेसिकली प्रेसिडेंट करेंगे डिफरेंट देश के साथ, फिर बेसिकली सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री अप्रूवल। पार्लियामेंट जब अप्रूव कर देगी ट्रीटी बेसिकली, ठीक है, तो उसके बाद प्रेसिडेंट जो है वो अप्रूव कर देंगे। देख रहे हो ना, प्रेसिडेंट बस कह रहे हैं हाँ मैं ये कर दे रहा हूँ, हाँ मैं वो कर दे रहा हूँ, मेन पीछे से समझ रहे हो एक पावर बैठी है, ठीक है, उसमें पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये सब बैठे हैं, ठीक है। ये तो बस कहते हैं हाँ कर दो, अप्रूवल तो यार पार्लियामेंट देगा, ठीक है। फिर देखो, रिप्रेजेंट्स इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम्स एंड अफेयर्स, जो आपके इंटरनेशनल फोरम्स और अफेयर्स में अगर इंडिया को रिप्रेजेंट करना है तो वो प्रेसिडेंट आपके रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट्स इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम्स एंड अफेयर्स, ठीक है। ऑल राइट, फिर एक पॉइंट यार यहां पर और लिख लेना, प्रेसिडेंट इज बाउंडेड टू पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसे लिखता हूं मैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। इन दिस केस ही हैज नो वीटो पावर, ठीक है। तो प्रेसिडेंट बाउंड है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास करने के लिए। इस केस में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में उसके पास कोई भी वीटो पावर नहीं है, ठीक है। और ये कौन से अमेंडमेंट से आया था, ये आया था 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 से। 1971 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 से कहा गया था कि प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करना ही होगा। उस केस में उसके पास कोई भी आपकी वीटो पावर नहीं है, कोई भी वीटो पावर का यूज नहीं कर सकता है। तो आई होप आपको ये प्रेसिडेंट पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, मतलब इंपॉर्टेंट क्या, जितना भी इसमें आपके पढ़ने के लिए होता है, ठीक है, वो मैंने सब पढ़ा दिया। इसके बाहर से प्रेसिडेंट से नहीं पूछेगा, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट, ये देखो जो यूनियन गवर्नमेंट में सबसे बड़ा पार्ट है ना, एक ये है प्रेसिडेंट वाला, एक आगे आपका थोड़ा सा बड़ा है पार्लियामेंट वाला, ठीक है। बाकी वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये बेसिकली बहुत छोटे छोटे पार्ट है, ठीक है। तो बेसिकली और आपका जो जुडिशरी है वो भी थोड़ा सा बड़ा है, और कैग वगैरह जो है, ठीक है, वो छोटे छोटे पार्ट है, वो निपट जाएंगे। आपने एक बड़ा पार्ट निपटा लिया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा वाइस प्रेसिडेंट के साथ और भी पार्ट कवर कर दूं, फिर देखेंगे जैसा भी होगा आगे लेक्चर में, ठीक है। तो तब पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, ओके बाय।